हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमएस पावर पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पावर पॉइंट क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका इंटरफेस के बारे में समझाऊंगा और फिर हम समझेंगे इसके फाइल मेनू के बारे में। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब दोस्तों, पावर पॉइंट है क्या? तो दोस्तों, पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। इसमें दोस्तों हम लोग प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं और ये प्रेजेंटेशंस बनते हैं स्लाइड से। इस प्रेजेंटेशन के अंदर आप कह सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं जिसको हम स्लाइड्स बोलते हैं। दोस्तों, पावर पॉइंट को हम विंडोज़ पे, मैक ओएस पे, एंड्रॉयड पे और आईओएस प्लेटफॉर्म्स पे चला सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर मतलब इन स्लाइड्स के अंदर हम रख सकते हैं वीडियोस को, ग्राफिक्स को, साउंड को और अन्य पिक्चर्स को। जो भी आपका डेटा है उसको आप इस प्रेजेंटेशन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, जिसका एक्सटेंशन होता है वो पीपीटी होता है और अभी जो नया इसका वर्जन आया है उसमें पीपीटीएक्स इसका नया एक्सटेंशन है। अब दोस्तों, मैं बताता हूँ इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले सॉफ्टवेयर एक कंपनी थी जिसका नाम था फोरथॉट इनकॉर्पोरेशन। दोस्तों, ये रॉबर्ट की और डेनिस ऑस्टिन की कंपनी थी। इन्होंने सबसे पहले ये आइडिया लेके आए थे और इन्होंने ही ये पावर पॉइंट को बनाया था। लेकिन दोस्तों, जब पावर पॉइंट रिलीज़ हुआ 20 अप्रैल 1987 में, इसके 3 महीने बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, मतलब ख़रीद लिया। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसका रीवर्जन लॉन्च किया, इसको वापस अपडेट करके लॉन्च किया 1990 में। और जब ये बन गया था एमएस पावर पॉइंट 2.0, जो इसका फर्स्ट वर्जन था। अब दोस्तों, ये तो ही हिस्ट्री की बात कि पावर पॉइंट की हिस्ट्री ये है। अब दोस्तों, मैं आता हूँ फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, हम इस पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन तो बना ही सकते हैं। प्रेजेंटेशन के साथ हम अपनी स्कीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर अपने टेबल्स को ऐड कर सकते हैं, हाइपरलिंक्स को दे सकते हैं, चार्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स हम बना भी सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं, हम टेक्स्ट के साथ, अपने इमेजेस के साथ हम इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, साउंड को ऐड कर सकते हैं, हम अपने कस्टम शोज़ बना सकते हैं। और इस शो को हम इस प्रेजेंटेशन को हम डिफरेंट फॉर्मेट में हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे पीपीटी को हम पीडीएफ बना सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसको पावर पॉइंट को हम वर्ड की फाइल बना सकते हैं। तो जो भी हम चाहें, जैसा हम चाहें वैसा हम एक्सपोर्ट इसको कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आता हूँ कि पावर पॉइंट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो दोस्तों, इसका यूज़ होता है बिज़नेस में, एजुकेशन में, गवर्नमेंट और सिटीजन सर्विसेज में इसका यूज़ किया जा सकता है, मेडिकल में इसका यूज़ होता है और लगभग सभी जगह जहाँ प्रेजेंटेशन की रिक्वायर्ड है, जहाँ आपको कुछ समझाना है, वहाँ लगभग सभी लोग पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, आता हूँ कि पावर पॉइंट को इंस्टॉल करने के लिए आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। तो दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आपको प्रोसेसर लगेगा 1 गीगाहर्ट्ज़ का। इसके अलावा रैम आपको चाहिए 1 GB कम से कम, अगर आप 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो 2 GB रैम आपको रिक्वायर्ड रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, हार्ड डिस्क कम से कम 3 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए जिसमें डायरेक्ट टेक्स्ट चल सके और रेजोल्यूशन 1024x576 का सपोर्ट कर सके। इसके अलावा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8 चल सकता है, विंडोज़ 10 भी चल सकता है, या विंडोज़ 7 हो तो भी चलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास ब्राउज़र है तो वो लेटेस्ट ब्राउज़र होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, .NET का वर्जन लगेगा, ये भी लेटेस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी 4.0 4.5 से भी आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो थी एमएस पावर पॉइंट की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अब दोस्तों, मैं समझाता हूँ आपको इसके इंटरफेस के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ये तो आप जानते हैं कि ये रिबन्स होती हैं, इनको हम रिबन्स बोलते हैं, इनको हम मेनूज़ भी बोलते हैं। ये पूरी मेनू बार होती है, रिबन बार होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये हमें स्लाइड बार होती है, यहाँ स्लाइड्स होती हैं जितनी भी हैं, पूरी स्लाइड बार, यहाँ जितनी स्लाइड्स आप लेंगे यहाँ स्लाइड्स आप पूरी यहाँ पे आपको दिखेंगी। ये आपकी स्टेटस बार होती है जो आपको पावर पॉइंट का स्टेटस बताती है। दोस्तों, ये हमारी मेनू बार होती है जो पूरी मेनू रहती है। पहले भी रिबन भी बोल सकते हैं, इसको मेनू बार भी बोल सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों ये ग्रुप्स होते हैं, और ये ग्रुप की, और ये तो ग्रुप हो गया आपका जो आपका ये दिया हुआ है। इसके अलावा जो ग्रुप की कमांड्स होती है, ये कमांड्स होती हैं, ये सारी कमांड्स होती हैं ग्रुप की आपकी, इनको हम ग्रुप कमांड्स बोलते हैं। ये आपकी टाइटल बार होती है, यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम आता है, फाइल के टाइटल का नाम आता है।
दोस्तों ये आपका मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन यहाँ पे स्थित होता है। हेल्प बटन इसके नीचे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के रूप में मिलेगा आपको। ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन यहाँ पे आपको रहेगा, जिसमें आप पावर पॉइंट की स्लाइड को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये डिफरेंट व्यूज़ होते हैं पावर पॉइंट की स्लाइड्स के, आप डिफरेंट तरीके से अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स को यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका इंटरफेस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इसके फाइल मेनू के बारे में कि इसके फाइल मेनू में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और किस तरह से हम स्लाइड्स को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं माइक देने जा रहा हूँ मिस मुस्कान को, जो आपको बताएंगी फाइल मेनू के बारे में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट क्या होता है, इस पे किस तरह से काम किया जाता है, इसके क्या यूजेस हैं, आज हम ये देखने वाले हैं कि पावर पॉइंट बेसिकली किस जगह पर यूज़ किया जाता है और इसका हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर इसका हमें क्या यूज़ देखने को मिलता है। जो हमारे पास पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है, इसकी मदद से हम अपने प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। प्रेजेंटेशंस यानी जब हमें कोई भी चीज़ ग्राफिकल, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, हमें लेआउट्स के थ्रू शो करना होता है, ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। हमारे पास पावर पॉइंट की मदद से हम हमारी बात को बहुत ही सरलता के साथ में सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी जहाँ पर जो चीज़ हम बोलते हैं कि हम बोल के समझाना कई बार ईजी नहीं होता, उसको हम ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशंस के ज़रिए आसानी से शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम चीज़ों को कंटेंट प्लस इमेजेस के साथ में आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसे हम यहाँ पर अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसका एक इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें हमारे पास जो पहली हमें लाइन दिखाई देती है इसे टाइटल बार कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलग अलग रिबन्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हमारे पास उस रिबन से रिलेटेड टूल्स होते हैं और यहाँ पर हर इंडिविजुअल रिबन के अपने अलग टूल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास स्लाइड सेशन अवेलेबल होता है और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे नोट्स एरिया अवेलेबल होता है, जिसमें आप अपनी स्लाइड से रिलेटेड कोई भी कंटेंट को आसानी से टाइप कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपको अपनी स्लाइड के लिए कोई भी एक स्पेसिफाइड कमेंट देना है, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कंटेंट बताना है जिसमें आप उसको सिर्फ डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप नोट्स में उस चीज़ को यहाँ पर आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पे स्टेटस बार अवेलेबल होती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज एक्टिवेटेड है, कौन सी स्लाइड आपकी यहाँ पर वर्किंग में है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टैब अवेलेबल होता है दैट्स ना फाइल टैब। फाइल टैब की मदद से आप आसानी से अपनी वर्किंग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है, आपको अपनी फाइल किस लोकेशन पे सेव करना है, या फिर आपको उससे कोई पुरानी आपकी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। तो अगर हम फाइल टैब की बात करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है सेव का, जिससे आप अपनी फाइल को इन मिनट सेव कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+S बटन। यानी जहाँ आप जब किसी फाइल पे काम कर रहे हैं और आपको उसे बीच में सेव करना ज़रूरी होता है, जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई भी एरर आता है या फिर पावर फ्लक्चुएशन होता है, जिससे आपका जो भी वर्किंग डाटा है वो डिलीट हो सकता है। इसकी वजह से हमें हमारी फाइल को इन मिनट सेव करना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ सेव एज। सेव एज आपको यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आपको अपनी फाइल कहाँ पर सेव करनी है, किस लोकेशन पर सेव करनी है। इवन आप सेव एज की मदद से अपने फाइल का डुप्लीकेट फाइल भी जनरेट कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट की होता है दैट्स ना F12। नेक्स्ट ऑप्शन इज ओपन, जिससे आप अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को यहाँ पर आसानी से ओपन कर सकते हैं। आप जैसे ही ओपन पे जाएंगे आपके पास यहाँ पे आप जो आपका फाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने जिस भी लोकेशन पे या जिस भी जगह पर अपनी फाइल को सेव करा है उसे आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है क्लोज का, जिससे आप अपनी जो भी फाइल ओपन है उसे आसानी से आप क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ इन्फो, जिसकी मदद से आप यहाँ पर आपकी फाइल की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आसानी से देख सकते हैं। यानी आपकी फाइल का साइज़ क्या है, इसके अलावा उसके अंदर कोई हिडन स्लाइड तो नहीं है, आपके पास यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स अवेलेबल हैं, कैटेगरी जो भी आपने अपने कंटेंट में यहाँ पे अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज़ अ रीसेंट की मदद से आपने यहाँ पर रिसेंटली जो भी फाइल्स पे काम करा होगा वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे न्यू फंक्शन अवेलेबल होता है। न्यू की मदद से आप आसानी से आपके जो भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन अगर आपको क्रिएट करनी है या फिर आपके पास जो भी
आपके पास अगर कोई भी टेम्पलेट अवेलेबल है तो आप अपने सिस्टम में कोई भी टेम्पलेट फाइल को भी यहाँ पर देख सकते हैं। टेम्पलेट प्री डिफाइन आपके पास यहाँ पे फाइल अवेलेबल होती है जिसमें आपके पास ऑलरेडी पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएट रहता है, जिसमें आप अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग कोई भी अगर आपको कोई अपडेट करना है तो आप यहाँ पे सैम्पल टेम्पलेट्स ले सकते हैं और इनकी मदद से आप अपनी प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रिंट। आपने जो भी वर्किंग करी है उन स्लाइड्स को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से आप आसानी से अपनी स्लाइड्स या फिर अपने डाटा को यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट इज अ सेव एंड सेंड। फाइल को सेव करने के लिए और सेंड करने के लिए इसकी मदद से आप अपनी फाइल को यहाँ पर सेव कर सकते हैं, और यदि आप इसे एज एन PDF कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर आप इसे किसी वेबसाइट वगैरह पे शेयर करना चाहते हैं, आप इसे ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो इन सभी फंक्शंस का यूज़ आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प। यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी हेल्प की आवश्यकता है तो आप इस फीचर की मदद से यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शंस, यहाँ पे आपको पावर पॉइंट रिलेटेड कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एंड लास्ट वन इज एग्जिट। लास्ट वन हमारे पास यहाँ पे एग्जिट फंक्शन अवेलेबल होता है, जिससे आप अपनी फाइल से बाहर जा सकते हैं, यानी आप अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टैब अवेलेबल है, दैट्स होम टैब। होम टैब की मदद से आप अपनी फाइल को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम यहाँ से नई स्लाइड्स को अपने डाटा में ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इससे रिलेटेड ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पहला ग्रुप अवेलेबल होता है दैट्स क्लिपबोर्ड ग्रुप, जिसमें हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सो फर्स्ट हम अपना क्लिपबोर्ड ग्रुप को समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज अ कट। कट यानी कोई भी कंटेंट एक जगह से हटाना और दूसरी जगह पर पेस्ट करना, यानी इसकी मदद से आप किसी भी सिलेक्टेड कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। कट का जो शॉर्टकट होता है दैट्स Ctrl+X बटन। एंड नेक्स्ट, अगर आपको इस कंटेंट को पेस्ट करना है तो आप Ctrl+V की मदद से या फिर पेस्ट ऑप्शन की मदद से इसे आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कॉपी का अवेलेबल होता है, जहाँ पर आपके पास दोनों लोकेशन पे कंटेंट अवेलेबल होगा, यानी जिस मेन प्लेस से आप अपने कंटेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी, और जहाँ पर आप उसे पेस्ट करते हैं उस लोकेशन पे भी आपको ये कंटेंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज अ फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप किसी भी फॉर्मेटिंग को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें फॉर्मेटिंग एप्लीकेबल कर देते हैं। अब यदि मुझे सिर्फ इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, मुझे कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे कॉपी नहीं करना है, तो हम यहाँ पर आसानी से फॉर्मेट पेंटर की मदद से इस ऑप्शन को एप्लीकेबल करा सकते हैं। सो फर्स्ट हम अपने डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर, एंड जिस भी टेक्स्ट पे हमें इस फंक्शन को अप्लाई करना है हम उसे जाके सिलेक्ट कर देंगे, तो जो भी आपकी फॉर्मेटिंग है वो वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे स्लाइड्स का मिल जाता है। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट स्लाइड्स, डिफरेंट लेआउट्स अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से आप अपने जो प्रेजेंटेशन है उसे यहाँ पे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट लेआउट्स मिल जाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ टाइटल स्लाइड बनाना है, आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना है, आपको यहाँ पे कंपैरिजंस बनाने हैं, इस तरह से आपके पास यहाँ पे डिफरेंट लेआउट्स अवेलेबल हैं जिनमें आप अपनी वर्किंग आसानी से कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको जितनी स्लाइड्स ऐड करनी है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो न्यू स्लाइड का शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+M बटन, जिसकी मदद से आपको यहाँ पे जितनी भी स्लाइड्स अपने प्रेजेंटेशन में ऐड ऑन करनी है आप आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे लेआउट का अवेलेबल होता है। न्यू स्लाइड की मदद से आप यहाँ पे नई स्लाइड्स ऐड ऑन कर सकते हैं। वहीं लेआउट की मदद से जो भी आपकी एग्जिस्टिंग स्लाइड है केवल आप उसका यहाँ पे लेआउट में चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज रीसेट। रीसेट यानी जैसे मान लीजिए आपने इसके अंदर कोई भी अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करे हैं, आपने इसकी जो विड्थ है उसे कम कर दिया या फिर आपने इसकी जो प्लेसमेंट है उसमें कोई चेंजेस करे, तो आप वापस अपनी स्लाइड को वैसे ही रीसेट कर सकते हैं जैसे ही आपकी स्लाइड स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर ऐड ऑन करी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेक्शन। यहाँ पर आप अपने स्लाइड्स में सेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो 3 स्लाइड है ये हमारी कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड स्लाइड है, तो हम यहाँ पर एक सेशन बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड सेशन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक जो आपकी स्लाइड है एक सेशन के अंदर यहाँ पे बिल्डअप हो जाएंगी। यदि आप चाहें तो इसका जो नाम है उसमें भी आप आसानी से इसे चेंज कर सकते हैं। इसके
इसके अलावा यहाँ पर आप और भी सेशंस बिल्डअप कर सकते हैं, यानी आपने यहाँ पे एक स्पेसिफाइड सेशन को बिल्डअप करा है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे और भी सेशंस बनाने हैं तो जिस भी स्लाइड से आप न्यू सेशन बिल्ड करना चाहते हैं वहाँ से आप अपने कर्सर को प्लेस कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे वापस सेशन पे क्लिक कीजिए और ऐड सेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो भी स्पेसिफाइड स्लाइड आपकी एक्टिवेटेड होगी वहाँ से आपका दूसरा सेशन आसानी से बिल्डअप हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप का अवेलेबल होता है, जिसमें आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट स्टाइलिंग्स एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट साइज अवेलेबल होते हैं। आप अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग जो भी फॉन्ट साइज यहाँ पर एप्लीकेबल करना चाहें उसे आप आसानी से एप्लीकेबल कर सकते हैं। फॉन्ट साइज इंक्रीज एंड फॉन्ट साइज डिक्रीज, इसकी मदद से आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट में फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बोल्ड, आपके जो टेक्स्ट है वो हमें नॉर्मल टेक्स्ट के अपेक्षा थोड़ा स्लाइड डार्कर हमें देखने को मिल जाता है। इटैलिक वर्ड्स हमें स्लाइड थोड़े से झुके हुए नज़र आते हैं। नेक्स्ट इज अंडरलाइन, जहाँ पर आप अपने सिलेक्ट किए गए कंटेंट में अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा शेडो, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हमारे जो वर्ड्स हैं उसके बैकग्राउंड में हमें एक लाइटिश शेडो देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इज अ स्क्रैच थ्रू, वर्ड्स के मिड में एक लाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन होता है, यानी आप अपने कैरेक्टर्स में कितनी स्पेस रखना चाहते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर टू सेकंड कैरेक्टर के बीच में जो एक स्पेसिंग होती है उसे आप अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ चेंज केस, जहाँ पर आप सिलेक्ट किए गए कंटेंट को ऑटोमेटिकली अपर, लोअर या फिर सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट कलर का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जहाँ पर आप डिफरेंट कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो आप सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ ग्रुप अवेलेबल होता है, जिसमें यदि आपको अपने कंटेंट में बुलेट एप्लीकेबल करना है तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट बुलेट स्टाइल्स अवेलेबल है। इसके अलावा आप यहाँ पे नंबर बुलेटिंग भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, जो कि सेम एज बुलेट्स होते हैं, बस यहाँ पे आपके पास नंबर फॉर्मेशंस अवेलेबल होते हैं। टेक्स्ट आपको कहाँ अलाइन करना है, जैसे सेंटर, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जस्टिफाई का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जहाँ पर आपके जो कंटेंट है उसके जो लेआउटिंग होती है वो आप यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आप कॉलम, आप यहाँ पे अपने सिलेक्टेड कंटेंट को 1 कॉलम 2 कॉलम इस तरह एक अलाइनमेंट दे सकते हैं, जहाँ पे जैसे आपको एक मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो आउटलुक देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का आउटलुक आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट डायरेक्शन, आपको टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसा रखना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर स्टिक, ये ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट आप कहाँ अलाइन करना चाहते हैं, जैसे आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें आपको अपना कंटेंट टॉप, मिडल या बॉटम जहाँ पर भी एप्लीकेबल करना है वहाँ पर आप आसानी से इसे अलाइनमेंट दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक हमें फीचर देखने को मिलता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट यानी आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को आसानी से स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजुअली हमें पहले ग्राफिक लेना पड़ता है, देन उसके बाद हम अपने कंटेंट को वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास इस तरह का एक फीचर अवेलेबल है जिसमें आप आसानी से अपने लिखे हुए टेक्स्ट को यहाँ पे कन्वर्ट करा सकते हैं। आपके पास स्मार्ट आर्ट रिलेटेड यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्ट आर्ट जो ग्राफिक है उसे आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कलर वेरिएशन कैसा रखना है। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर कोई 3D फॉर्मेशन वगैरह बिल्ड करना चाहते हैं तो भी आप इसे आसानी से यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग टूल अवेलेबल होते हैं। ड्राइंग टूल की मदद से आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स को बना सकते हैं। आपको अगर शेप्स के साथ कोई भी वर्किंग करनी है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है, जहाँ पर आप आसानी से अपने कंटेंट में डिफरेंट शेप्स को यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। आपकी जैसी प्रेफरेंस है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शेप्स के साथ वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन हमें मिल जाता है, यानी यदि 2 शेप हैं तो कौन सा शेप आपको पहले रखना है, कौन सा शेप आपको यहाँ पे बाद में रखना है, ये सारे अल्टरनेटिव्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्विक स्टाइल का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जहाँ पर आप अपने जो टेक्स्ट बॉक्स हैं या फिर जो आपके शेप हैं उसमें आसानी से कुछ इस तरह से कलर वेरिएशन को एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी थोड़ी सी ब्रेथ इंक्रीज कर देते हैं, आपके जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या फिर आपका अगर मान लीजिए आपने कोई शेप लिया है उसके अंदर आपको यहाँ पे कलर फिलिंग करना है, आपको यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर इस तरह से ऑप्ट करना है। अगर आप यहाँ पे कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं आपके पास यहाँ पे ग्रेनेट ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आपके पास यहाँ पे टेक्सचर ऑप्शन भी अवेलेबल होता है जिसको आप यहाँ पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे फाइंड का अवेलेबल होता है। यदि आपको अपने इस पूरे कंटेंट में या फिर स्लाइड में कोई भी कंटेंट को सर्च करना है तो आप कर सकते हैं। रिप्लेस, एक वर्ड से दूसरे वर्ड को यहाँ पे चेंज करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या फिर कोई भी जो टेक्स्ट आप यहाँ पे ओवरऑल अपने कंटेंट में चेंज करना चाहते हैं तो उसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर सारा कंटेंट एक साथ सिलेक्ट करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। पास टैब अवेलेबल है, दैट्स ना इंसर्ट टैब। इंसर्ट की मदद से आसानी से आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास टेबल, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, टेक्स्ट, इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई टेबल बिल्डअप करना है तो आप आसानी से यहाँ पे कोई टेबल बिल्डअप कर सकते हैं। टेबल का आपको यहाँ पे विड्थ एंड साइज कितना रखना है उसे आप अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन ऑप्शन अवेलेबल होता है, यानी जब आप टेबल ऐड ऑन करते हैं तो यहाँ पे इसके साथ में आपको डिज़ाइन एंड लेआउट टूल देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने टेबल में यदि कोई इफेक्ट वगैरह इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई शेडिंग करना है, बॉर्डर इफेक्ट अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पे अपनी टेबल में शेडो या फिर इस तरह के ऑप्शंस को एप्लीकेबल करा सकते हैं। इवन हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लेआउट टैब अवेलेबल होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई रो या कॉलम यहाँ पे डिलीट करना है, आपको और सेल यहाँ पे इंसर्ट अब यानी इससे पहले आपको और सेल चाहिए इंसर्ट बिलो, इसके बाद में आपको और सेल इंसर्ट करना है, या फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई कॉलम यहाँ पे ऐड ऑन करना है तो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सिलेक्ट किए गए सेल को इस तरह से मर्ज कर सकते हैं, यानी एक ही सेल में यहाँ पर आप सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप सिलेक्ट किए गए सेल में आप इसे कितने भाग में डिवाइड करना चाहते हैं आप आसानी से उसे यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये डाटा को कहाँ पर अलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने कंटेंट को सिलेक्ट करके कंटेंट को सेंटर, लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पर भी अलाइनमेंट देना चाहें आप आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट का डायरेक्शन आप कैसा रखना चाहते हैं, सेल की विड्थ कैसी रखनी है, इन सभी ऑप्शंस के साथ आप यहाँ पर आसानी से वर्किंग करा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है फ़ोटोज़ का, यानी आपके सिस्टम में जो भी इमेजेस अवेलेबल हैं उसे आप यहाँ पे आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। आप जो भी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वो इमेज यहाँ पर इस तरह इंसर्ट हो जाएगी। आप इस इमेज की विड्थ वगैरह कैसी रखना चाहते हैं ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप पिक्चर में कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आप इसमें कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट देना चाहते हैं, आप इसे लेआउट देना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में हमें यहाँ पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ पर आप यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक ग्राफिक को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, और आप यहाँ पर इस तरह से कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ब्लैंक स्लाइड ही लेना है और उसी में आप यहाँ पर कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। आपके पास जो स्लाइड जैसे बनी हुई है, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें यहाँ पर कहीं एक इमेज इंसर्ट करनी है कंप्यूटर की, तो हम आसानी से यहाँ पे कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसे यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो हमने यहाँ पर इस इमेज को इस तरह से इंसर्ट कर लिया। आप चाहें तो इसको इस तरह से रोटेशन वगैरह दे सकते हैं, आप इसे फ्लिप कर सकते हैं। आपको इसमें बॉर्डर एप्लीकेबल करना है, आप बॉर्डर यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं इस तरह से अलग अलग। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट यानी जो भी बैकग्राउंड में इमेज आपकी ओपन होगी उसे यहाँ पर ये कैप्चर करने में आपकी मदद करता है। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे इस विंडो को क्लोज करा, मेरे पास यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप ओपन था, तो मैं डेस्कटॉप पे जो भी चीज़ यहाँ पे कैप्चर करना चाहती हूँ आसानी से मैं उसे सिलेक्ट कर सकती हूँ और वो स्पेसिफाइड डाटा मेरे पास इस तरह से यहाँ पे कैप्चर होकर आ जाएगा। यहाँ पे मुझे बॉर्डर कलर कैसा रखना है वो बॉर्डर कलर हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर मुझे पिक्चर में कोई शेडो वगैरह देना है या फिर इस तरह से कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह देना है तो हम आसानी से इन सभी फंक्शंस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ़ोटो एल्बम। फ़ोटो एल्बम स्पेसिफिकली फ़ोटोज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक नई स्लाइड बनाना चाहते हैं जो केवल और केवल फ़ोटोज़ के लिए ही यहाँ पर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप आसानी से फ़ोटो एल्बम की मदद से इसे कर सकते हैं। जैसे ही आप फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे फाइल डिस्क का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे पहले नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ सिलेक्ट करना होंगे, यानी वो सभी फ़ोटोज़ जो आप अपने फ़ोटो एल्बम में रखना चाहते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, वो सारे इमेजेस आपके पास यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की मदद लेनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि आप अपने सभी फ़ोटोज़ को ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेशन में रखना चाहते हैं तो आप आसानी से इन सभी फ़ोटोज़ को ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेशन में भी रख सकते हैं। अब यदि कोई फ़ोटो आपको अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड रखना है तो आप रख सकते हैं। कोई फ़ोटो आप रिमूव करना चाहते हैं, उसका आप यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, यानी आप बेसिकली उसे फ्लिप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंट्रास्ट आपको कैसा रखना है, ब्राइटनेस आपको कैसी रखनी है, ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद आपको फ़ोटो किस तरह से अलाइन करना है। जैसे मान लीजिए एक स्लाइड पे मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ पे 2 फ़ोटोज़ देखना है, विद टाइटल देखना है, विदाउट टाइटल देखना है। एक स्लाइड पे यदि आप 4 फ़ोटोज़ रखना चाहें तो एक स्लाइड पे आप इस तरह से 4 फ़ोटोज़ भी अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो फ़ोटोज़ इंसर्ट कर रहे हैं उसमें आपको किस तरह का आउटलुक देना है। जैसे मान लीजिए आप उसमें एक रेक्टेंगुलर जो उसका थीम है वो रखना चाहते हैं, या फिर आप उसके अंदर एक राउंड ऑप्शन रखना चाहते हैं, फ्रेम कैसी रखना है, ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स आपको मिल जाती हैं, आप इनमें से कोई भी थीम का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इस नए डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्लाइड्स हैं वो आपको कुछ इस फॉर्मेशन में देखने को मिल रही हैं। आप जैसे ही यहाँ पे F5 बटन प्ले करेंगे, आपकी जो स्लाइड्स है वो यहाँ पर प्ले हो जाएंगी। आप यहाँ पे एरो की मदद से अपनी स्लाइड को यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, यानी पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में इस तरह से स्विचिंग करके अपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाया है आप उसे देख सकते हैं। वापस फ़ोटो एल्बम पे जाने के बाद एडिट फ़ोटो एल्बम पे जैसे ही आप जाते हैं तो आप अपने इन स्लाइड्स में अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये थीम यहाँ पर चेंज करना है तो हम यहाँ पे इस थीम को चेंज कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो भी अपडेट आप यहाँ पे रखना चाहते हैं अपनी स्लाइड में, वो सारे अपडेट आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पर आप सिलेक्टेड शेप यहाँ पे डिफाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आप अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग कोई भी स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करा सकते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट लेआउटिंग्स ले सकते हैं। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कलर वेरिएशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे अलग अलग 3D ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप उसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहें तो ये सभी अल्टरनेटिव्स का यूज़ आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे चार्ट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपने कंटेंट में अगर कोई भी चीज़ ग्राफिकल फॉर्मेशन में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप जो भी कंटेंट में चेंजेस करना चाहते हैं उसे आप आसानी से कर सकते हैं। जो भी अपडेट आप इस ग्राफ एक्सेल शीट में करेंगे, एज इट इज़ अपडेट आपको आपकी शीट में, यानी जो आपका ग्राफ है उसमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप क्लोज करेंगे आपके पास यहाँ पे इस तरह से चार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ से मुझे एक नया सेशन ऐड करना है, तो हम वापस होम पे जाने के बाद अपने सिलेक्टेड स्लाइड पर अपना कर्सर रखेंगे।
ऐड सेशन पे जाएंगे, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 सेशन बिल्डअप हो चुके हैं, एक तो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन का और सेकंड यहाँ पे हमारे पास जो नया सेशन ऐड हुआ है आप इसे यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड। आप चाहें तो इसमें यहाँ पे अगर आप अपने चार्ट्स में कोई भी अपडेट रखना चाहते हैं, कोई ग्राफिकल अपडेट रखना चाहते हैं, 3D फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या फिर आप इसका जो चार्ट लेआउट है उसमें कोई भी चेंज करना चाहते हैं, तो आप आसानी से अपने चार्ट लेआउट में भी यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल होता है, यानी यदि आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना कंटेंट टाइप भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कोई कंटेंट लिखा है, आप अब इसे चाहें तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलरिंग वगैरह देना चाहते हैं या फिर इस तरह से आप इसमें कोई भी वेरिएशन देना चाहते हैं तो आप आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है दैट्स ना हाइपर लिंक। अगर आपको किसी भी तरह की लिंक यहाँ पे जनरेट कराना है तो आप आसानी से हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने सिलेक्टेड कंटेंट में कोई अगर लिंक देना चाहें तो आप यहाँ पे आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ हेडर फुटर। अगर आप अपनी स्लाइड में हेडर या फुटर अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें स्लाइड नंबर वगैरह आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं, अब जो हेडर फुटर आप लगा रहे हैं ये सभी स्लाइड में एप्लीकेबल होगा या फिर जो भी स्लाइड आपकी सिलेक्टेड है केवल उसी में आप यहाँ पे हेडर फुटर एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो आप अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ स्लाइड नंबर। अगर आपको यहाँ पे स्लाइड्स में नंबरिंग करना है तो आप आसानी से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट। यदि आपको कोई भी पुराना अगर आपका कोई भी फाइल है जिसे आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर आपके पास यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं जिस पे आप वर्किंग यहाँ पर करके अपने कंटेंट में एक नई फाइल ऐड कर सकते हैं, या फिर ब्राउज पे जाने के बाद आप यहाँ पर आसानी से कोई भी फाइल यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई कंटेंट है जैसे हम यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप सिंपली उस फाइल पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए और वो जो भी फाइल होगी वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। जैसे अब उस कंटेंट में जो भी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ होगा वो फाइल हमारे पास यहाँ पे इस तरह से अवेलेबल है। आप चाहें तो इस फाइल का जो विड्थ वगैरह है उसे आसानी से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आपको इसका प्लेसमेंट कहाँ रखना है, विड्थ कितना रखना है, ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है इक्वेशंस का। यहाँ पे आप मैथमेटिकल इक्वेशंस को आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस और नंबर ऑफ टूल्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप यहाँ पर अपनी इक्वेशन को बिल्डअप कर सकते हैं। इवन हमारे पास यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड इक्वेशंस भी अवेलेबल होती हैं जिनका यूज़ भी आप यहाँ पर अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है सिंबल्स का, जो आप यहाँ पे अपने सिलेक्टेड कोई भी सिंबल अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे उसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, इन सिंबल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ सिंबल्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग लिस्टिंग में देख सकते हैं कि आपको जिस भी तरह की नीड है यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ सिंबल्स हैं। एक बहुत वाइडर रेंज आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। जो भी सिंबल आप यहाँ इंसर्ट करना चाहें सिंपली आप उसे यहाँ पर इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस सिंबल की यहाँ पे विड्थ वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो आप आसानी से सिंबल की विड्थ भी यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे इसमें यदि कोई कलर वेरिएशन देना चाहें तो भी आप इसे यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है वीडियो का। यदि आप अपने सिस्टम अपने कंटेंट में कोई भी वीडियो अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी वीडियो यहाँ पर इंसर्ट करनी है तो आसानी से आप यहाँ पर वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी वीडियो फाइल आपके सिस्टम में अवेलेबल हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए और आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वो वीडियो आपके पास यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। एज वेल एज साउंड, यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है फ्रॉम क्लिप आर्ट। अगर आपके पास क्लिप आर्ट में जो कुछ ग्राफिकल वीडियोस अवेलेबल होती हैं आप चाहें तो उन्हें भी यहाँ पर इंसर्ट इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे साउंड का ऑप्शन भी हमें देखने को मिल जाता है। आप अपने कंटेंट में अगर कोई साउंड या फिर कोई भी सॉन्ग वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप आसानी से उसे यहाँ पर लगा सकते हैं।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक वंदे मातरम, जय हिंद। हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट के इंसर्ट मेनू के बारे में। अब दोस्तों वैसे तो इंसर्ट मेनू वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है और ये लगभग जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, चाहे वो वर्ड के ऑप्शंस हो चाहे वो एक्सेल के ऑप्शंस हो, इंसर्ट में लगभग सारी चीज़ें सिमिलर हैं। अब दोस्तों इसमें जो आपका जैसे कि आप इंसर्ट करते हैं टेबल्स को, पिक्चर्स को, क्लिक पार्ट्स को, शेप्स को, तो दोस्तों जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं अपने स्लाइड में या अपने डॉक्यूमेंट में तो उसकी फॉर्मेट बार खुल जाती है। दोस्तों इसकी पूरी फॉर्मेट बार को मैंने यहाँ पे वर्ड और एक्सेल की जो वीडियोज़ हैं इंसर्ट मेनू की उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप बहुत डीप में उसको समझना चाहते हैं तो आप वर्ड की या एक्सेल की इंसर्ट मेनू के वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि आप किस तरह से जो है अपनी स्लाइड्स के अंदर पिक्चर्स को, टेबल्स को, क्लिक पार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी ऑप्शंस को, इम्पोर्टेंट ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे डिटेल किया हुआ है और जो ऑप्शंस मैं पहले समझा चुका हूँ पुरानी इंसर्ट मेनू में या टैब में, उनको मैंने यहाँ पे सिर्फ उसका ओवरव्यू दिया हुआ है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए अब मैं माइक देता हूँ मिस मुस्कान को जो आपको बताएंगी पावर पॉइंट के इंसर्ट मेनू के बारे में। पास टैब अवेलेबल है, दैट्स ना इंसर्ट टैब। इंसर्ट की मदद से आसानी से आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास टेबल, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, टेक्स्ट इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई टेबल बिल्डअप करना है तो आप आसानी से यहाँ पे कोई टेबल बिल्डअप कर सकते हैं। टेबल का आपको यहाँ पे विड्थ एंड साइज कितना रखना है उसे आप अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन ऑप्शन अवेलेबल होता है, यानी जब आप टेबल ऐड ऑन करते हैं तो यहाँ पे इसके साथ में आपको डिज़ाइन एंड लेआउट टूल देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने टेबल में यदि कोई इफेक्ट वगैरह इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई शेडिंग करना है, बॉर्डर इफेक्ट अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पे अपनी टेबल में शेडो या फिर इस तरह के ऑप्शंस को एप्लीकेबल करा सकते हैं। इवन हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लेआउट टैब अवेलेबल होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई रो या कॉलम यहाँ पे डिलीट करना है, आपको और सेल यहाँ पे इंसर्ट अब यानी इससे पहले आपको और सेल चाहिए इंसर्ट बिलो, इसके बाद में आपको और सेल इंसर्ट करना है, या फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई कॉलम यहाँ पे एड ऑन करना है तो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सिलेक्ट किए गए सेल को इस तरह से मर्ज कर सकते हैं, यानी एक ही सेल में यहाँ पर आप सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप सिलेक्ट किए गए सेल में आप इसे कितने भाग में डिवाइड करना चाहते हैं आप आसानी से उसे यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये डाटा को कहाँ पर अलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने कंटेंट को सिलेक्ट करके कंटेंट को सेंटर, लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पर भी अलाइनमेंट देना चाहें आप आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट का डायरेक्शन आप कैसा रखना चाहते हैं, सेल की विड्थ कैसी रखनी है, इन सभी ऑप्शंस के साथ आप यहाँ पर आसानी से वर्किंग करा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है फ़ोटोज़ का, यानी आपके सिस्टम में जो भी इमेजेस अवेलेबल हैं उसे आप यहाँ पे आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। आप जो भी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वो इमेज यहाँ पर इस तरह इंसर्ट हो जाएगी। आप इस इमेज की विड्थ वगैरह कैसी रखना चाहते हैं ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप पिक्चर में कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आप इसमें कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट देना चाहते हैं, आप इसे लेआउट देना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में हमें यहाँ पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ पर आप यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक ग्राफिक को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, और आप यहाँ पर इस तरह से कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ब्लैंक स्लाइड ही लेना है और उसी में आप यहाँ पर कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। आपके पास जो स्लाइड जैसे बनी हुई है, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें यहाँ पर कहीं एक इमेज इंसर्ट करनी है कंप्यूटर की, तो हम आसानी से यहाँ पे कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसे यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो हमने यहाँ पर इस इमेज को इस तरह से इंसर्ट कर लिया। आप चाहें तो इसको इस तरह से रोटेशन वगैरह दे सकते हैं, आप इसे फ्लिप कर सकते हैं। आपको इसमें बॉर्डर एप्लीकेबल करना है, आप बॉर्डर यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं इस तरह से अलग अलग। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट यानी जो भी बैकग्राउंड में इमेज आपकी ओपन होगी उसे यहाँ पर ये कैप्चर करने में आपकी मदद करता है। जैसे मान लीजिए जैसे ही मैंने यहाँ पे इस विंडो को क्लोज करा, मेरे पास यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप ओपन था, तो मैं डेस्कटॉप पे जो भी चीज़ यहाँ पे कैप्चर करना चाहती हूँ आसानी से मैं उसे सिलेक्ट कर सकती हूँ और वो स्पेसिफाइड डाटा मेरे पास इस तरह से यहाँ पे कैप्चर होकर आ जाएगा। यहाँ पे मुझे बॉर्डर कलर कैसा रखना है वो बॉर्डर कलर हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर मुझे पिक्चर में कोई शेडो वगैरह देना है या फिर इस तरह से कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह देना है तो हम आसानी से इन सभी फंक्शंस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ़ोटो एल्बम। फ़ोटो एल्बम स्पेसिफिकली फ़ोटोज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक नई स्लाइड बनाना चाहते हैं जो केवल और केवल फ़ोटोज़ के लिए ही यहाँ पर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप आसानी से फ़ोटो एल्बम की मदद से इसे कर सकते हैं। जैसे ही आप फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे फाइल डिस्क का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे पहले नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ सिलेक्ट करना होंगे, यानी वो सभी फ़ोटोज़ जो आप अपने फ़ोटो एल्बम में रखना चाहते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, वो सारे इमेजेस आपके पास यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की मदद लेनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि आप अपने सभी फ़ोटोज़ को ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेशन में रखना चाहते हैं तो आप आसानी से इन सभी फ़ोटोज़ को ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेशन में भी रख सकते हैं। अब यदि कोई फ़ोटो आपको अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड रखना है तो आप रख सकते हैं। कोई फ़ोटो आप रिमूव करना चाहते हैं, उसका आप यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, यानी आप बेसिकली उसे फ्लिप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंट्रास्ट आपको कैसा रखना है, ब्राइटनेस आपको कैसी रखनी है, ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद आपको फ़ोटो किस तरह से अलाइन करना है। जैसे मान लीजिए एक स्लाइड पे मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ पे 2 फ़ोटोज़ देखना है, विद टाइटल देखना है, विदाउट टाइटल देखना है। एक स्लाइड पे यदि आप 4 फ़ोटोज़ रखना चाहें तो एक स्लाइड पे आप इस तरह से 4 फ़ोटोज़ भी अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो फ़ोटोज़ इंसर्ट कर रहे हैं उसमें आपको किस तरह का आउटलुक देना है। जैसे मान लीजिए आप उसमें एक रेक्टेंगुलर जो उसका थीम है वो रखना चाहते हैं, या फिर आप उसके अंदर एक राउंड ऑप्शन रखना चाहते हैं, फ्रेम कैसी रखना है, ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स आपको मिल जाती हैं, आप इनमें से कोई भी थीम का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इस नए डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्लाइड्स हैं वो आपको कुछ इस फॉर्मेशन में देखने को मिल रही हैं। आप जैसे यहाँ पे F5 बटन प्ले करेंगे, आपकी जो स्लाइड्स है वो यहाँ पर प्ले हो जाएंगी। आप यहाँ पे एरो की मदद से अपनी स्लाइड को यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, यानी पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में इस तरह से स्विचिंग करके अपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाया है आप उसे देख सकते हैं। वापस फ़ोटो एल्बम पे जाने के बाद एडिट फ़ोटो एल्बम पे जैसे ही आप जाते हैं तो आप अपने इन स्लाइड्स में अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये थीम यहाँ पर चेंज करना है तो हम यहाँ पे इस थीम को चेंज कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो भी अपडेट आप यहाँ पे रखना चाहते हैं अपनी स्लाइड में वो सारे अपडेट आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पर आप सिलेक्टेड शेप यहाँ पे डिफाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आप अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग कोई भी स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करा सकते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट लेआउटिंग्स ले सकते हैं, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कलर वेरिएशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे अलग अलग 3D ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप उसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहें तो ये सभी अल्टरनेटिव्स का यूज़ आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं।
इसके बाद हमें यहाँ पे चार्ट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपने कंटेंट में अगर कोई भी चीज़ ग्राफिकल फॉर्मेशन में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप जो भी कंटेंट में चेंजेस करना चाहते हैं उसे आप आसानी से कर सकते हैं। जो भी अपडेट आप इस ग्राफ एक्सेल शीट में करेंगे एज इट इज़ अपडेट आपको आपकी शीट में यानी जो आपका ग्राफ है उसमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप क्लोज करेंगे आपके पास यहाँ पे इस तरह से चार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। से मान लीजिए यहाँ से मुझे एक नया सेशन ऐड करना है, तो हम वापस होम पे जाने के बाद अपने सिलेक्टेड स्लाइड पे अपना कर्सर रखेंगे, ऐड सेशन पे जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 सेशन बिल्डअप हो चुके हैं, एक तो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन का और सेकंड यहाँ पे हमारे पास जो नया सेशन ऐड हुआ है आप इसे यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड। आप चाहें तो इसमें यहाँ पे अगर आप अपने चार्ट्स में कोई भी अपडेट रखना चाहते हैं, कोई ग्राफिकल अपडेट रखना चाहते हैं, 3D फॉर्मेशन देना चाहते हैं या फिर आप इसका जो चार्ट लेआउट है उसमें कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी से अपने चार्ट लेआउट में भी यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल होता है, यानी यदि आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना कंटेंट टाइप भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कोई कंटेंट लिखा है, आप अब इसे चाहें तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलरिंग वगैरह देना चाहते हैं या फिर इस तरह से आप इसमें कोई भी वेरिएशन देना चाहते हैं तो आप आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है दैट्स ना हाइपर लिंक। अगर आपको किसी भी तरह की लिंक यहाँ पे जनरेट कराना है तो आप आसानी से हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने सिलेक्टेड कंटेंट में कोई अगर लिंक देना चाहें तो आप यहाँ पे आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ हेडर फुटर। अगर आप अपनी स्लाइड में हेडर या फुटर अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें स्लाइड नंबर वगैरह आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं। अब जो हेडर फुटर आप लगा रहे हैं ये सभी स्लाइड में एप्लीकेबल होगा या फिर जो भी स्लाइड आपकी सिलेक्टेड है केवल उसी में आप यहाँ पे हेडर फुटर एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो आप अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ स्लाइड नंबर। अगर आपको यहाँ पे स्लाइड्स में नंबरिंग करना है तो आप आसानी से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट। यदि आपको कोई भी पुराना अगर आपका कोई भी फाइल है जिसे आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर आपके पास यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं जिस पे आप वर्किंग यहाँ पर करके अपने कंटेंट में एक नई फाइल ऐड कर सकते हैं या फिर ब्राउज पे जाने के बाद आप यहाँ पर आसानी से कोई भी फाइल यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई कंटेंट है जैसे हम यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप सिंपली उस फाइल पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए और वो जो भी फाइल होगी वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। जैसे उस कंटेंट में जो भी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ होगा वो फाइल हमारे पास यहाँ पे इस तरह से अवेलेबल है। आप चाहें तो इस फाइल का जो विड्थ वगैरह है उसे आसानी से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आपको इसका प्लेसमेंट कहाँ रखना है, विड्थ कितना रखना है, ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है इक्वेशंस का। यहाँ पे आप मैथमेटिकल इक्वेशंस को आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस और नंबर ऑफ टूल्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप यहाँ पर अपनी इक्वेशन को बिल्डअप कर सकते हैं। इवन हमारे पास यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड इक्वेशंस भी अवेलेबल होती हैं जिनका यूज़ भी आप यहाँ पर अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है सिंबल्स का, जो आप यहाँ पे अपने सिलेक्टेड कोई भी सिंबल अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे उसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, इन सिंबल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ सिंबल्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग लिस्टिंग में देख सकते हैं कि आपको जिस भी तरह की नीड है यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ सिंबल्स हैं
एक बहुत वाइडर रेंज आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। जो भी सिंबल आप यहाँ इंसर्ट करना चाहें सिंपली आप उसे यहाँ पर इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस सिंबल की यहाँ पे विड्थ वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो आप आसानी से सिंबल की विड्थ भी यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे इसमें यदि कोई कलर वेरिएशन देना चाहें तो भी आप इसे यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है वीडियो का। यदि आप अपने सिस्टम अपने कंटेंट में कोई भी वीडियो अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी वीडियो यहाँ पर इंसर्ट करनी है तो आसानी से आप यहाँ पर वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी वीडियो फाइल आपके सिस्टम में अवेलेबल हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए और आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वो वीडियो आपके पास यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। एज वेल एज साउंड यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है फ्रॉम क्लिप आर्ट। अगर आपके पास क्लिप आर्ट में जो कुछ ग्राफिकल वीडियोस अवेलेबल होती हैं आप चाहें तो उन्हें भी यहाँ पर इंसर्ट इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे साउंड का ऑप्शन भी हमें देखने को मिल जाता है। आप अपने कंटेंट में अगर कोई साउंड या फिर कोई भी सॉन्ग वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप आसानी से उसे यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन का अवेलेबल होता है। डिज़ाइन यानी आपको अपने जो स्लाइड है उसका लेआउट कैसा रखना है, यानी पेज का साइज़ कैसा होना चाहिए। आप अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्लाइड की विड्थ है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। आपको स्लाइड का ओरिएंटेशन कैसा रखना है, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, आप उसे भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स अवेलेबल हैं। थीम्स की मदद से आप यहाँ पर अपने ओवरऑल कंटेंट में एक प्रॉपर थीम एप्लीकेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ थीम्स आपको मिल जाती हैं जिनका यूज़ आप अपने कंटेंट में यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिलेक्टेड थीम में केवल कलर वेरिएशंस रखना है, यानी आपको केवल कलर चेंजेस करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह में कोई चेंजेस करना है तो आप वो फ़ॉन्ट स्टाइल में भी यहाँ पर आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल, आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ग्राफिक कैसा रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। हाइड ग्राफिक, अगर इसमें जो आपको इसे पीछे एक बैकग्राउंड ग्राफिक दिखाई दे रहा होगा, जो ये हमें यहाँ पे एक ग्रेश लाइन दिखाई दे रही है, अगर आप इसे यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसे यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। अब जैसे जब आप कोई थीम एप्लीकेबल करते हैं तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपकी सभी स्लाइड पर इम्प्लीमेंट होती है, बट मैं चाहती हूँ कि जो सिर्फ ये सेकंड स्लाइड है मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसमें जो इसका बैकग्राउंड है सिर्फ इसी स्लाइड का बैकग्राउंड यहाँ पे मैं चेंज करना चाहती हूँ। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बैकग्राउंड स्टाइल पे जाएंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे। यहाँ पर आप जो भी जैसे आप कलर चेंज करना चाहते हैं आप कलर देख सकते हैं। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कुछ प्रीसेट अवेलेबल होते हैं, आप उन्हें यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। पिक्चर या फिर आप कोई टेक्सचर यहाँ पर लगाना चाहें आप उसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। डिफरेंट पैटर्न स्टाइल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसे भी आप यहाँ पर आसानी से एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, क्लोज एंड अप्लाई टू ऑल। क्लोज मतलब आप यहाँ पे केवल एक ही स्लाइड में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वहीं अप्लाई टू ऑल का मतलब होता है कि ये जो हमने चेंजेस करे हैं ये रिमेनिंग सभी स्लाइड में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ क्लोज करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि केवल और केवल एक ही स्लाइड में ये चेंजेस हुए हैं, रिमेनिंग स्लाइड में हमारे यहाँ पर कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांजैक्शंस मेनू के बारे में। दोस्तों ये जो मेनू है ये पावर पॉइंट के अंदर है। आज हम समझेंगे ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और इनको पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके सामने मेनू है, ट्रांजैक्शन मेनू। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है प्रीव्यू का और बाकी यहाँ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपका टाइमिंग का सेक्शन है जिसमें आप टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम समझने वाले हैं। हम समझेंगे किस तरह से हम ट्रांजैक्शंस को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ मैं पावर पॉइंट के ऊपर, वहाँ से आपको डिटेल में बताता हूँ किस तरह से हम लोग ट्रांजैक्शंस को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं। तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जंप करते हैं, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जंप करते हैं तो जो एनिमेशन इफेक्ट आता है उसको हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। जैसे अभी मैं इसको अगर प्रीव्यू करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रीव्यू हो गया। तो मैं यहाँ पे जब सेकंड ऑप्शन पे जाता हूँ या फर्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे कोई भी एनिमेशन नहीं है अभी, ठीक है। अभी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस अप्लाई करूँगा तो इनके बीच में जब स्लाइड्स जंप करेंगी आपस में, पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे कंट्रोल जाएगा तो
यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे और उन्हीं एनिमेशन इफेक्ट्स को हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अब ट्रांजैक्शंस को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, इसको डिस्कार्ड करेंगे और यहाँ पे आके देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं इसको अगर मान लीजिए मॉर्फिन करता हूँ, ठीक है, तो मॉर्फिन मैंने अप्लाई कर दिया तो ये इफेक्ट इस तरह से दिखेगा। अब किस तरह से दिखेगा वो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्लाइड शो किया तो यहाँ पे ये जो इफेक्ट आया ये हमारा ट्रांजैक्शन इफेक्ट है। इसके अलावा अगर सेकंड स्लाइड पे अप्लाई करना हो तो यहाँ पे इसमें पुश करता हूँ, पुश को अप्लाई करता हूँ तो पुश अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर, इस तरह से दिखेगा। अब देखिए पहली स्लाइड पे मैंने अप्लाई किया था मॉर्फिन, तो ये पहले स्लाइड पे मॉर्फिन हो रहा है, लेकिन सेकंड स्लाइड पे जब भी मैं जंप करूँगा तो ये पुश हो रहा है। तो ये दोनों ही ट्रांजैक्शन इफेक्ट स्लाइड्स पे अप्लाई हो चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी स्लाइड्स पे भी ट्रांजैक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स हो सकते हैं अपना पुश हो सकता है, वाइप हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है, रिवेल हो सकता है, कट हो सकता है, रैंडम बार्स हो सकता है। ये इतने सारे ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब दोस्तों ये सभी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स जो हैं ये सभी हम लोग स्लाइड्स पे अप्लाई कर सकते हैं और इन सभी की सेटिंग्स जो हैं, सभी के ऑप्शंस, इफेक्ट ऑप्शंस अलग अलग हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी अपन पुश पे ही काम करते हैं, जैसे यहाँ पे पुश मैंने यहाँ पे इस पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है इस पर स्लाइड के ऊपर। अब इसके इफेक्ट ऑप्शन में आ जाइए, यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप, कहाँ से पुश होना है। अभी देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं इसको स्लाइड शो कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे नीचे से पुश हो रहा है, ठीक है ना, मतलब फ्रॉम द लोअर। अब इसको जैसे राइट से मैं पुश करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके इसको फ्रॉम राइट कर दूंगा, तो राइट से क्या होगा, इस तरह से पुश होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन तो जो था वो था अपना मॉर्फिन, तो उसमें तो इस तरह से आ रहा है, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है वो पुश होने लगा और यहाँ पे राइट से वो पुश हुआ। इस तरह से हम लोग यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हम लोग किसी भी स्लाइड्स पे ले सकते हैं, हर स्लाइड पे अलग अलग ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस स्लाइड को किस तरह से लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड स्लाइड ले ली मैंने और यहाँ पे मैंने अप्लाई किया शेप्स, ठीक है। अब ये शेप में इस तरह से दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो यहाँ तो वो पुश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ तो वो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इफेक्ट चेंज हो गया, यहाँ पे शेप आ गया। अब दोस्तों ये शेप की भी ऑप्शंस हैं, शेप की भी इफेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो यहाँ पे सर्कल में आया, आपको डायमंड से पुश करना है, प्लस से पुश करना है, इन करना है। मान लीजिए मैं इसको इन को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा आपका। अब देखिए पहले बार में तो मॉर्फिन अप्लाई था, है ना, तो मॉर्फिन तो ऐसा दिख रहा है। इसके बाद फिर अपन आए तो यहाँ से ये पुश हुआ, इसके बाद फिर यहाँ पे आए शेप हुआ, तो शेप यहाँ पे इन वाला शेप है, तो इन वाले शेप से क्या होगा कि ये पूरा आपका इस तरह से कवर हो रहा है, पूरी स्लाइड कवर हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर अपने स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजैक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स बहुत सारे हैं और हर ऑप्शन के, हर ट्रांजैक्शन के ऑप्शंस अलग अलग हैं, इफेक्ट ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो दोस्तों ये था मेरा स्लाइड का ट्रांजैक्शन। अब दोस्तों मैं अगले ऑप्शन के ऊपर आता हूँ जो है टाइमिंग्स के बारे में। अब दोस्तों एक्चुअली टाइमिंग्स के अंदर 3 चीज़ें दी हुई हैं आपके। पहले ऑप्शन में दिए हुए हैं साउंड, ड्यूरेशन एंड अप्लाई टू ऑल। अब दोस्तों ये साउंड है क्या, तो दोस्तों जब भी आप इफेक्ट जो है आपका आपने अप्लाई कर दिया, ट्रांजैक्शंस आप अप्लाई कर चुके हो, उस ट्रांजैक्शंस के साथ आपको कौन सी साउंड यहाँ पर चाहिए, कैमरा साउंड चाहिए या फिर आपका यहाँ पे और भी चीज़ें देके रखी है, जैसे आपका एरो चाहिए, बॉम्ब चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे वो साउंड आपको यहाँ पे स्पीकर के ऊपर सुनाई देगी। जैसे आपने यहाँ पे कैमरा अप्लाई किया हुआ है, कैमरा अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आपने ड्यूरेशन 2 सेकंड्स दिया हुआ है, तो क्या होगा कि ये जो इफेक्ट है इसको प्रोड्यूस होने में 2 सेकंड्स लगेंगे और यहाँ पे जो है ये साउंड जो है आपका कैमरा साउंड आपको यहाँ पे सुनाई आएगा। अब जैसे अभी मैं यहाँ पे 2 सेकंड्स अप्लाई किया है और कैमरा साउंड दिया है, अब देखिए मॉर्फ है, सॉरी, तो यहाँ पे जब भी मैं दूंगा तो 2 सेकंड्स लगेगा ये अप्लाई होने में और यहाँ पे कैमरे की साउंड यहाँ पे आई स्पीकर के अंदर, वो अभी आपको सुनाई नहीं आएगी, लेकिन जब भी आप करेंगे, अगर आपके लैपटॉप पे स्पीकर दिया हुआ तो आपको आसानी से वो सुनाई आ जाएगी। अब एक्चुअली देखिए, जैसे अगर मैं इसको टाइमिंग बढ़ा देता हूँ, मैं टाइमिंग इसको बढ़ा के 5 सेकंड कर देता हूँ, तो अब देखिए क्या होगा, ये जो इफेक्ट है ये 5 सेकंड लेगा प्रोड्यूस होने में। ये देखिए 5 सेकंड लिए इसने और यहाँ पे कैमरे की यहाँ पे साउंड यहाँ पर आई। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे इफेक्ट के अंदर, अपना ट्रांजैक्शन इफेक्ट के अंदर टाइमिंग्स को ले सकते हैं। अब सेकंड जैसे यहाँ पे मैंने पुश लिया हुआ है, अब पुश के अंदर जैसे यहाँ पे 1 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको 5 सेकंड कर देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब भी मैं जाऊँगा ट्रांजैक्शंस इफेक्ट होंगे तो 5 सेकंड लेगा पुश होने में और यहाँ पे जो आवाज़ है, मैंने यहाँ पे बॉम्ब की आवाज़, यहाँ पे साउंड जो है मैंने बॉम्ब कर दिया।
अब यहाँ पे मैं जैसे इसका स्लाइड शो करता हूँ तो देखिए 5 सेकंड लेगा ये, यहाँ पे देखिए 5 सेकंड लगेंगे इसको यहाँ पे आने में, और यहाँ पे जो है साउंड जो मेरा प्रोड्यूस हुआ वो बॉम्ब का साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ट्रांजैक्शंस के अंदर अपने इफेक्ट ऑप्शन के अलावा आप टाइमिंग्स को भी सेट कर सकते हैं और साउंड को भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो अप्लाई टू ऑल है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ट्रांजैक्शंस देना है और आपने टाइमिंग सेट कर दी और साउंड भी सेट कर दिया, और इसी साउंड को इसी टाइमिंग को आपको हर स्लाइड के ऊपर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सभी स्लाइड्स के ऊपर ये कैमरा साउंड, ये ड्यूरेशन और ये आपका ट्रांजैक्शंस हर स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आता हूँ एडवांस स्लाइड में माउस क्लिक के ऊपर। अब दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि अभी तो यहाँ पे अपन ने ट्रांजैक्शंस अप्लाई किया, उसमें साउंड अप्लाई किया, और ट्रांजैक्शन इफेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे 5 सेकंड या 10 सेकंड का टाइमिंग दे दिया, तो वो इफेक्ट में 5 सेकंड लगा रहा है। अब दोस्तों अभी देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, जब मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ तो अब देखिए एक्चुअली दोस्तों हो क्या रहा है, जब भी मैं यहाँ पे स्लाइड शो कर रहा हूँ तो ये स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, ये मेरे माउस क्लिक पे या फिर ये इंटर मारने पे यहाँ पे चेंज हो रही है। अब दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि ये इंटर जो मुझे मैनुअल इंटर प्रेस करना पड़ रहा है या मैनुअली मुझे जो यहाँ पे माउस क्लिक करना पड़ रहा है वो ना हो, ऑटोमेटिक ही चेंज हो। तो मैं कितने सेकंड बाद इसको चेंज करना चाहता हूँ वो चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे ये माउस क्लिक हटाना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे अब आपकी स्लाइड जो है ऑटोमेटिक चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और कितने सेकंड के बाद चेंज होना है, तो यहाँ पे 1 सेकंड दिया हुआ है, इसको आप 2 सेकंड से ले लीजिए, मतलब आफ्टर 2 सेकंड से स्लाइड सेकंड स्लाइड में चेंज हो जाएगी। ये अभी इस स्लाइड के लिए अप्लाई हुआ है ओनली, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने लिया तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये मॉफ जो है वो अप्लाई हुआ, और 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज हो जाएगी और ये यहाँ पे सेकंड स्लाइड आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पे कोई भी मैनुअल माउस क्लिक या इंटर नहीं किया है, ना एरो की प्रेस किया है, ऑटोमेटिक ये मेरी स्लाइड जो है ये चेंज हुई है। अब दोस्तों इसी तरह से आप चाहते हैं कि आप सेकंड स्लाइड में भी ये हो, तो सेकंड स्लाइड में यहाँ पे माउस क्लिक जो है उसको यहाँ पे हटाना है आपको, आफ्टर 2 सेकंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक यहाँ कर दीजिए। फिर थर्ड स्लाइड में आप चाहिए वहाँ पे क्या है, यहाँ माउस क्लिक दिया हुआ है, इसको हटाइए, इसको आफ्टर 2 सेकंड्स कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक 2 सेकंड्स के बाद ये ऑटोमेटिक स्लाइड यहाँ पे चेंज हो जाएगी, और मॉर्फिन इफेक्ट जो भी आपने इफेक्ट में जो टाइमिंग दिया है वो टाइमिंग के साथ ये यहाँ पे रहेगी। जैसे यहाँ पे मैंने 5 सेकंड दिया हुआ है, तो ये कैमरे के साथ 5 सेकंड ये जो मॉर्फ है वो अप्लाई रहेगा। फिर सेकंड स्लाइड में यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेकंड, तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शंस है ये 5 सेकंड लेगा, और उसके 5 सेकंड के 2 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक स्लाइड जो है थर्ड स्लाइड में चेंज हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको स्लाइड शो करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे 5 सेकंड यहाँ पे लिए, और फिर इसके बाद 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे स्लाइड चेंज होगी, ठीक है। तो ये टाइमिंग यहाँ पे 7 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 सेकंड इसने लिए ट्रांजैक्शंस ने, अब इसके करेक्ट 2 सेकंड बाद ये अगली स्लाइड पे चला जाएगा और वहाँ पे नया इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के अंदर टाइमिंग दे सकते हैं, ट्रांजैक्शंस के अंदर ट्रांजैक्शन इफेक्ट दे सकते हैं, स्लाइड ऑटोमेटिक कैसे चेंज होती हैं वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअल चेंज करना चाहें तो मैनुअल चेंज दे सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक करना चाहें तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा ट्रांजैक्शंस का पूरा ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब का जो यूज़ होता है बेसिकली वो आपके ऑब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स जैसे मान लीजिए आपको कोई इमेज है, आपका कोई टेक्स्ट बॉक्स है, जब आपको उस पर कोई भी एनिमेशन एप्लीकेबल करना होता है, उसके एंट्रेंस के लिए, एग्जिट के लिए, जब आपको इस तरह की कोई वर्किंग करना होती है तब हम यहाँ पर एनिमेशन टैब का यूज़ करते हैं। इसके माध्यम से आप आपके जितने भी स्लाइड्स में ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आप सिलेक्ट करके और उनके ऊपर एक एनिमेशन एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर एनिमेशन टैब की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 4 ग्रुप अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज अ प्रीव्यू, सेकंड इज एनिमेशन, लास्ट इज एडवांस एनिमेशन एंड नेक्स्ट इज टाइमर। सो फर्स्ट अगर अपन बात की जाए कि एनिमेशंस की इन्हें किस तरह से अप्लाई किया जाता है, तो आप सबसे पहले अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ एनिमेशंस अवेलेबल होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे किस प्रकार का एनिमेशन देना है अपनी स्लाइड में, उस एनिमेशन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। वो स्पेसिफिक एनिमेशन आपके उस ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जब आप कोई एनिमेशन लेते हैं तो उसके साथ में आपके पास अफेक्ट ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। अफेक्ट ऑप्शन का मतलब होता है
कि उससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे आपने यहाँ पर मैंने व्हील ऑप्शन का यूज़ किया है, अगर आप देखें तो आपको किस तरह का व्हील चाहिए, 3 स्पोक चाहिए या फिर आप उसमें 4 चाहते हैं, किस तरह से आप उसका एक आउटलुक रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमेशंस लगा सकते हैं, यानी आपके पास यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि देखा जाए तो आप जैसे मान लीजिए अभी हमने एक इमेज में एक एनिमेशन लगाया, वहीं जब आप इसके ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और मुझे किसी टेक्स्ट पे कोई एनिमेशन लगाना है तो हम लगा सकते हैं मोर एंट्रेंस इफेक्ट। एंट्रेंस यानी कोई चीज़ जब हम यहाँ पे एंटर्ड के फॉर्मेशन में लेना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पे एड ऑन के फॉर्मेशन में दिखाना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे आपको उसका जो वर्किंग है वो किस तरह रखना है, डायरेक्शन उसका इनवर्ड होगा या डायरेक्शन उसका आउटवर्ड होगा, सर्कल फॉर्मेशन में आएगा, बॉक्स में आएगा, प्लस में आएगा, ये सभी चीज़ें आपकी जैसी प्रेफरेंस है उस हिसाब से आप यहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी आपकी स्लाइड है आपको 1 बाय 1 सभी स्लाइड को अपने सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस हिसाब से आप यहाँ पे अपने एनिमेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट यहाँ पे एंट्रेंस था, इसी तरह से एग्जिट एनिमेशंस भी अवेलेबल होते हैं कि आप यहाँ पे एग्जिट एनिमेशन किस तरह रखना चाहते हैं, अलग अलग शेप्स, अलग अलग स्टाइल्स, और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पर एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल आता है वो हमें यहाँ पर इम्प्रेस एनिमेशंस मिल जाते हैं। इम्प्रेस जैसे आपको कोई टेक्स्ट पे कोई एनिमेशन लगाना है जहाँ पर आप टेक्स्ट के साथ में वर्किंग कर रहे हैं कि टेक्स्ट आपका कैसा बोल्ड दिखाई देना चाहिए, उसमें भी आपके पास यहाँ पे इफेक्ट अवेलेबल है कि एक स्पेसिफिक पे में या फिर उसके साथ कोई बुलेट्स अवेलेबल है उस पर आपको यहाँ पे इफेक्ट देना है। मोशन पाथ्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। बेसिकली मोशन पाथ्स जो होते हैं वो एक प्रकार का आपका यहाँ पे लाइंस और कर्व या फिर कोई शेप के ऊपर बेस्ड करते हैं। जैसे आप जैसे इस ऑप्शन को ओपन करेंगे आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप किसी भी स्पेसिफिक स्लाइड को इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके ऊपर वो स्पेसिफिक एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं भी इस स्पेसिफिक कंटेंट को सिलेक्ट करती हूँ, इसके बाद हम यहाँ से मोशन पाथ पे जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपको इसमें कुछ इस तरह का इफेक्ट यहाँ पे देना है। आपको ये स्पेसिफाइड शेप का इफेक्ट देना चाहते हैं, कोई कर्व वगैरह का आपको यहाँ पे इफेक्ट देना है इस तरह से, तो आप यहाँ पे इन सभी वर्किंग को आसानी से एप्लीकेबल करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ों को सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा और उनके बेसिस पे आप यहाँ पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक शेप पर यहाँ पे एंट्रेंस इफेक्ट देना है तो आपको वो शेप सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन आप उस वहाँ पे जिस भी स्पेसिफिक एनिमेशन को यूज़ करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, वो एनिमेशन यहाँ पर इस तरह से एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर इसके साथ में इसके रिलेटेड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कि वो उससे रिलेटेड इफेक्ट आपको यहाँ पर किस तरह दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक एनिमेशन यूज़ करते हैं वाइप का, तो वाइप में आप यहाँ पे इसका जो वर्किंग मोशन डायरेक्शन है वो कैसा होगा वो आप देख सकते हैं कि जो इसका मोशन है वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, राइट हैंड साइड से आएगा, या फिर यहाँ पे इसमें टॉप टू बॉटम जाएगा। अब ये स्पेसिफिक सीक्वेंस आपको कहाँ रखना है, पैराग्राफ में एप्लीकेबल करना है, एट वंस ऑब्जेक्ट यानी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे इसको एप्लीकेबल करना है, या फिर जितना भी ओवरऑल कंटेंट लिखा है सब पे आपको उसको एप्लीकेबल करना है। जब आपके पास पॉइंट वगैरह अवेलेबल होंगे उसके साथ में ये वर्किंग आसानी से आपको समझ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर हमारे पास इफेक्ट अवेलेबल है फ्लाइंग का, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे इस तरह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के साथ इफेक्ट के साथ में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे और भी इफेक्ट अवेलेबल हैं, जैसे मान लीजिए बाउंस का इफेक्ट है हमारे पास, कोई भी चीज़ इस तरह से बाउंस फॉर्मेशन में आएगी। अब जैसे बाउंस का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए इस कंटेंट पे मैंने यहाँ पे बाउंस फंक्शन का यूज़ किया। अब देखिए ये इफेक्ट हमारा किस तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये हमारे ओवरऑल कंटेंट के साथ में यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। अगर यही चीज़ हमारे पास यहाँ पॉइंट के फॉर्मेशन में लिखी हुई होगी तो स्पेसिफाइड पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, इस तरह से यहाँ पर आपको वर्किंग देखने को आसानी से मिल जाती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं, आप यहाँ पे इस तरह से हर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हर स्पेसिफाइड ऑप्शन पे आप यहाँ पे एनिमेशन इस तरह से अप्लाई करा सकते हैं। जैसे कलर ऑप्शन, कलर फिलिंग ऑप्शन है
तो आप इसमें किस तरह का कलर फिल करना चाहते हैं ये भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे और भी इस फंक्शन को एप्लीकेबल कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स को यहाँ पे अट्रैक्टिव बनाने के लिए। यहाँ पे आप डिफरेंट कलर वेरिएशंस यूज़ कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे किस तरह का कलर वेरिएशन रखना है। ब्रश कलर का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, कलर वेरिएशन आप क्या रखना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे 1 बाय 1 इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप इसको प्रिव्यू करेंगे तो आपको स्लाइड में जो भी आपने एनिमेशंस को अप्लाई करा है वो सभी इफेक्ट आपको यहाँ पे 1 बाय 1 प्रिव्यू करने में मदद करता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट्स ना एडवांस एनिमेशन। एडवांस एनिमेशन में फर्स्ट हमारे पास ऐड एनिमेशन का ऑप्शन आता है जो कि सेम ऑप्शन होता है जैसे हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन था। आप चाहे तो यहाँ से या फिर आप यहाँ पे इस पैनल से भी इसको एप्लीकेबल करा सकते हैं, दोनों में आपको सेम फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन पैनल का ऑप्शन अवेलेबल होता है। एनिमेशन पैनल यानी जहाँ पर आपने जो भी एनिमेशन को एप्लीकेबल करा है उसकी आपको यहाँ पर इस तरह से लिस्टिंग देखने को मिल जाती है। लिस्टिंग में आपने यहाँ पे कौन सा एनिमेशन अप्लाई करा है, आपको यहाँ पे अगर इन एनिमेशंस को प्ले करना है तो आप यहाँ पे एनिमेशंस को प्ले भी करा सकते हैं। ये अल्टरनेटिव भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यानी बेसिकली एनिमेशन पैनल तब यूज़ करते हैं जब आपको कंप्लीट एनिमेशन की एक लिस्टिंग देखनी होती है जो भी आपने आपके स्लाइड के ऊपर एप्लीकेबल किया होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ट्रिगर होता है, यानी आपका जो एनिमेशन है वो पिक्चर के ऊपर किस तरह से ट्रिगर करेगा, यानी पहले एनिमेशन को सेकेंड एनिमेशन जो है वो अफेक्ट करता है, उसे ट्रिगर करता है, तो यहाँ पर आप उसे भी एप्लीकेबल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन पेंटर का अवेलेबल होता है। एनिमेशन पेंटर जो वर्किंग करता है बेसिकली आपने अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे कोई एनिमेशन अप्लाई करा है, सेम ऑप्शन अगर आप जब दूसरे एनिमेशन पर अप्लाई करना चाहते हैं, सेम आपको बिल्कुल जैसे आपने MS ऑफिस में ये ऑप्शन पढ़ा होगा फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, किसी एक एनिमेशन किसी एक स्टाइलिंग को कोई एक एडिटिंग को एक जगह से दूसरे जगह पर एप्लीकेबल करने में हमारी मदद करता है। सो यही सेम काम एनिमेशन पेंटर का भी यहाँ पर होता है, जहाँ पर आप किसी एक एनिमेशन को सेम एनिमेशन को दूसरी जगह पर एज इट इज जब अप्लाई करना चाहते हैं तब आप यहाँ पर एनिमेशन पेंटर का यूज़ आसानी से कर सकते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी एनिमेशन को जो आपने ऑलरेडी किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया हुआ है उसी सेम एनिमेशन को आप दूसरी जगह पर आसानी से एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एनिमेशन मुझे इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना है, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो एनिमेशन मैंने यहाँ पर जो सेक्शन वीडियो 1 लिखा हुआ है वही सेम एनिमेशन सिलेबस PC पैकेज वाले ऑप्शन पर भी हमारा यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। ड्यूरेशन यानी एनिमेशन आपका किस स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे काम करेगा, कितना डिले होना चाहिए, यानी पहला एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन के बीच में जो एक टाइमिंग होता है वो कितना आप यहाँ पे डिले रखना चाहते हैं, नंबर ऑफ सेकंड्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन आप यहाँ पे स्पेसिफाइक लेंथ यहाँ पर एक स्पेसिफिक एनिमेशन की सेट कर सकते हैं, जैसे आपको ये एनिमेशन उस ऑब्जेक्ट पे कितनी देर तक एप्लीकेबल रखना है, कितनी देर तक वो यहाँ पे प्रोसीड होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रोसेस करा सकते हैं। इसके बाद कौन सा एनिमेशन पहले वर्क करेगा और कौन सा एनिमेशन बाद में यहाँ पर आपका काम करेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपने एनिमेशंस तो यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिए, बट आप चाहते हैं कि ये वाला जो स्पेसिफिक अफेक्ट है ये बाद में इम्प्लीमेंट हो, ये वाला स्पेसिफिक जो अफेक्ट है वो पहले इम्प्लीमेंट हो, तो यहाँ पर आप इन सभी फंक्शंस को यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला आप कौन सा एनिमेशन रखना चाहते हैं, सेकेंड एनिमेशन आप कौन सा रखना चाहते हैं और थर्ड एनिमेशन आप यहाँ पर कौन सा रखना चाहते हैं। ये सारे फंक्शंस हमें यहाँ पर एनिमेशन टैब में देखने को मिल जाते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने स्लाइड्स और हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा ब्यूटीफुल फॉर्मेशन पर आप यहाँ पर उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, सो हमारे पास जो न्यू टैब है दैट्स ना स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब की मदद से आसानी से आप अपने स्लाइड्स को किस स्लाइड से प्ले करना चाहते हैं, अगर आप कुछ कस्टम बनाना चाहते हैं, अपनी स्लाइड की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, या फिर इसका जो रेजोल्यूशन है, स्क्रीन क्वालिटी है, वो कैसे आप सेटअप करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो इसमें हम जैसे क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है फ्रॉम बिगनिंग, यानी आपको अपनी स्लाइड्स कहाँ से प्ले करनी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्रॉम बिगनिंग। इसका शॉर्टकट की होता है F5 बटन।
जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी जो स्लाइड्स हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पे प्ले होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी जिस भी स्लाइड पे भी आपका कर्सर है आप उस स्लाइड से अपनी जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है उसे प्ले कर सकते हैं। Shift+F5 इसका शॉर्टकट होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो मेरी स्लाइड है वो उसी स्पेसिफिक स्लाइड से प्ले होना शुरू हुई है जहाँ पे मेरा कर्सर था, यानी जो स्लाइड मेरी यहाँ पर एक्टिवेटेड थी। नेक्स्ट इज अ ब्रॉडकास्ट शो। आप यहाँ पे अपने जो भी प्रेजेंटेशन है उसे वेब ब्राउज़र्स पर यहाँ पर आसानी से ब्रॉडकास्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट इज अ कस्टम स्लाइड शो। कस्टम की मदद से आप यहाँ पर अपनी स्लाइड का जो भी सीक्वेंस है, जो भी आपके स्लाइड का सीक्वेंस है उसे आप यहाँ पर आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये 7th नंबर की स्लाइड पहले देखना है, देन मुझे 10th नंबर का स्लाइड देखना है, देन मुझे 8th नंबर का स्लाइड देखना है। इस तरह से आप यहाँ पर अपनी सभी स्लाइड का कुछ एक सीक्वेंस सेटअप कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इसे शो पे क्लिक करेंगे आपकी वही स्लाइड्स प्ले होंगी और उसी सीक्वेंस में प्ले होंगी जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पर उन स्लाइड्स को सेटअप किया होगा। नेक्स्ट इज अ सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में हमारे पास यहाँ पे शो टाइप आ जाता है कि आपको अपना कंटेंट फुल स्क्रीन पे देखना है, विंडो वाइज देखना है, यानी इंडिविजुअल एक एक स्लाइड देखना है। इस तरह से आप यहाँ पे इन पे सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ शो ऑप्शन। शो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है लूप कंटिन्यू अंटिल स्किप। लूप कंटिन्यू अंटिल स्किप का मतलब होता है, यानी जब आप अपनी प्रेजेंटेशन आपकी एंड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक ब्लैंक स्क्रीन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। वहीं अगर आप इस फंक्शन को यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक हमारी जो स्लाइड है वो यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी। आपकी जो स्लाइड है वो कंटिन्यूशन में चलती ही रहेगी जब तक आप खुद से यहाँ पर स्किप बटन को प्रेस ना कर दें। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है शो विदाउट नरेशन। यदि आपने अपना कोई भी वॉइस वगैरह यहाँ पे रिकॉर्ड करी है तो आप इसके बिना अपनी प्रेजेंटेशन को प्ले कर सकते हैं। शो विदाउट एनिमेशन। शो विदाउट एनिमेशन का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे जो एनिमेशंस लगाए थे, यानी जो ऑब्जेक्ट पे आपने यहाँ पर एनिमेशंस को एप्लीकेबल किया था, आप उनके बिना अपनी स्लाइड्स को यहाँ पर प्ले आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है शो स्लाइड्स। आपको अपनी कौन सी स्लाइड्स प्ले करनी है, सारी स्लाइड्स प्ले करनी है। आप यहाँ पर एक नंबरिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 1st to 5th स्लाइड ही प्ले करनी है तो हम इस तरह से एक नंबर सेट कर सकते हैं, या फिर कस्टम स्लाइड शो जो हमने यहाँ पे अभी कस्टम बिल्डअप करा था हम उसे भी यहाँ पर इस तरह से प्ले कर सकते हैं। एडवांस स्लाइड में आप यहाँ पे स्लाइड में अगर आपने कोई टाइमर लगाया है आप उसे यूज़ करना चाहते हैं, या फिर मैन्युअली इसको यूज़ करना चाहते हैं। मैन्युअली यानी आप खुद क्लिक करेंगे तो सेकंड स्लाइड अपेयर होगी। इन फंक्शंस का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको पेन कलर कैसा रखना है। पेन कलर बेसिकली कब एप्लीकेबल होता है हमारे पास, यहाँ पे जब आप यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन को प्ले करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आपकी स्लाइड में इस तरह से यहाँ पे पेन अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर यदि आप कोई भी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप पेन यहाँ पर ले सकते हैं। आप यहाँ पे जिस भी चीज़ को इस तरह से हाईलाइटेशन देना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी चीज़ को यहाँ पे इस तरह शो करना चाहते हैं, आप इस तरह से यहाँ पर इस हाईलाइटेशन की मदद से उसको यहाँ पर शो करा सकते हैं। अगर आपने जो हाईलाइट करा था आप इसे यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे कीप पर क्लिक करेंगे, और अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप डिस्कार्ड पर यहाँ पर क्लिक कर बैक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइड स्लाइड। अगर आपको कोई भी स्लाइड यहाँ पे टेम्परेरी अपनी प्रेजेंटेशन से हाइड करना है तो आप यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। आपकी वो स्लाइड यहाँ पर डिलीट नहीं होती है, सिर्फ टेम्परेरी तौर पर यहाँ पे से हाइड हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं जो स्लाइड मैंने हाइड करी है वो यहाँ पर हमारे पास अब प्रेजेंटेशन में अवेलेबल नहीं है। आप इसे वापस अनहाइड करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, हाइड स्लाइड पे से क्लिक हटा दीजिए, ऑटोमेटिक जो आपकी स्लाइड है यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद रिहर्स टाइमिंग। अगर आप अपनी इन स्लाइड को यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे रिहर्स कर सकते हैं, यानी आपको कौन सी स्लाइड स्पेसिफिकली कितने मिनट तक अपनी स्क्रीन पे होल्ड करना है। आप उसको यहाँ पे पॉज करना चाहें तो आप अपनी रिकॉर्डिंग पॉज कर सकते हैं। वापस आप इसको रिकॉर्डिंग को रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको अपेयर करानी है तो आप नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर आसानी से अपेयर भी करा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं आपके पास यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू ओपन हो जाता है, जिसमें आपको बताता है कि स्पेसिफिक कौन सी स्लाइड पे आपने कितनी देर तक यहाँ पे रिकॉर्डिंग की है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकॉर्ड स्लाइड्स, यानी जो भी आपकी स्लाइड्स हैं आप उन्हें यहाँ पर अब रिकॉर्ड कर सकते हैं रिहर्सल के बाद में। आप चाहें तो यहाँ पर आपकी जो भी वॉइस है उसे भी इवन आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्लाइड्स कहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी बिगनिंग फर्स्ट स्लाइड से या फिर करंट स्लाइड, जिस भी स्लाइड आप अभी एक्टिवेटेड है वहाँ से, तो आप इन दोनों फंक्शंस को अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। शो विदाउट नरेशन, यदि आपको यहाँ पर आपने जो नरेशन रिकॉर्ड करी है अगर आप उसे यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यूज़ टाइमर, अगर आपने यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह में कोई एनिमेशन वगैरह लगाया है, आप उस टाइमर को यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। शो मीडिया कंट्रोल, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई वीडियो या फिर आपने कोई ऑडियो यहाँ पर एप्लीकेबल करी है तो आप उसमें भी जो उसका एक टाइमर होगा आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर अपनी स्लाइड्स को दे रखना चाहते हैं, यानी उसका जो टाइमर है वो भी यहाँ पर यूज़ हो, तो इस फीचर को आप यहाँ पर एक्टिवेटेड रख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ रेजोल्यूशन। यूजुअली रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाईएस्ट भी नहीं रखा जाता और बहुत ज़्यादा लोएस्ट भी नहीं रखा जाता। बहुत ज़्यादा हाईएस्ट ना रखने के पीछे रीज़न होता है कि यदि आप बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेजोल्यूशन रख देते हैं तो क्या होगा, स्क्रीन की क्वालिटी तो हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है, बट जो भी आपने एनिमेशन यहाँ पर लगाए हैं कहीं ना कहीं वो एरर ले लेंगे और यहाँ पर जो आपकी स्लाइड है उतनी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी जितना प्रॉपरली उसे काम करना चाहिए। वहीं अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लोएस्ट रख देते हैं तो आपका जो स्लाइड में आपने जो भी एनिमेशन लगाए हैं वो तो बहुत प्रॉपरली काम करते रहेंगे, बट जो आपने यहाँ पर आपकी स्लाइड की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आने के बाद डिम हो जाती है, कहीं ना कहीं वो थोड़ी लो हो जाती है। इसलिए यूजुअली आप चाहें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एनिमेशंस ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे यूज़ करंट रेजोल्यूशन, यानी जो भी रेजोल्यूशन अभी आपके सिस्टम पे यूज़ किया गया है, आपके सिस्टम के लिए प्रेफरेबल है, आप उस रेजोल्यूशन को भी यहाँ पर यूज़ आसानी से कर सकते हैं। हेलो, आज से हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू टैब के बारे में कि रिव्यू टैब में हमारे पास क्या फंक्शंस अवेलेबल होते हैं और इनके साथ में हम किस तरह से वर्किंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारी स्लाइड रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप है, लैंग्वेज है, कमेंट्स है, कंपेयर है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शंस अवेलेबल होते हैं ये सभी हमारी स्लाइड को और इन्हांस करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जब टाइपिंग करते हैं तो कभी कभी हमसे कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग एरर्स हो जाते हैं, या फिर हमें कोई वर्ड का सिनोनिम फाइंड आउट करना है, डिफरेंट लैंग्वेज में हमें कॉन्टेंट ट्रांसलेट करना है, या फिर हमारे स्लाइड में या फिर किसी कंटेंट में कुछ कमेंट देना है, या फिर दो स्लाइड्स को हमें जब कंपेयर कराना होता है, ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर रिव्यू टैब का यूज़ करते हैं। अगर हम इसके पहले ग्रुप की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहला ग्रुप आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन होता है स्पेलिंग, सेकेंड इज रिसर्च, थर्ड वन इज अ ट्रेजर। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि स्पेलिंग हमारे पास किस तरह से वर्किंग करता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर आप इसका शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जो होता है F7 बटन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे उस स्पेलिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी, यानी उसके लिए आपके पास सजेशंस अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपने जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है उसमें कोई स्पेलिंग एरर है या फिर आपकी स्पेलिंग गलत है तो आप यहाँ पे उसे चेंज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है तो आप उसे यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। यदि वो स्पेलिंग नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुई है और आपको लगता है कि वह स्पेलिंग सभी जगह गलत होगी तो हम यहाँ पे चेंज ऑल फंक्शन का यूज़ करते हैं। और यदि आपको लगता है कि वो स्पेलिंग आपने बहुत सी जगह लिखी है और आपने बिल्कुल करेक्शन के साथ में लिखा है, कोई भी एरर नहीं है उसमें, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर इग्नोर ऑल फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम मेरे पास वो जो स्पेलिंग्स हैं जहाँ पर कुछ हमारे पास एरर हैं तो हम इन्हें यहाँ पे फर्स्टली देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसे यहाँ पे चेंज करना है, स्पेलिंग मुझसे गलत है, यानी इस मेरे पास यहाँ पे एक एरर हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो रेड लाइनिंग होती है उसका मतलब होता है कि आपने कहीं ना कहीं इस स्पेलिंग के अंदर कुछ ना कुछ एरर करे हैं, तो आप यहाँ पे स्पेलिंग के माध्यम से उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ सजेशन वर्ड्स भी अवेलेबल होते हैं जिसमें जाने के बाद आप आसानी से उन शब्द को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप देखते जा रहे हैं, मैं यहाँ पे चेंज करती जा रही हूँ और वो वर्ड हमारा यहाँ पर इस तरह से रिप्लेस होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे मोबाइल से इसे रिप्लेस करना है, आपके पास और भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बट अगर आप चाहें तो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी जगह ये रेड हमें मार्किंग दिखा रहा है उन सभी जगह पर हम आसानी से उन कंटेंट को यहाँ पे रिप्लेस करा सकते हैं।
आपके पास यहाँ पे इससे रिलेटेड वर्ड्स अवेलेबल होते हैं। रिलेटेड वर्ड्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी आपके चेंजेस आए हैं, जो भी आपके अपडेट हैं, अगर आपको लगता है कि कोई और स्पेलिंग थी जो आप लिखना चाह रहे थे, उन्हें भी आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी से, और उस वर्ड से भी आप उसे आसानी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो कंटेंट हमारा लिखा है ये सही है, तो हम यहाँ पे इसे इग्नोर कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे भी इस वर्ड को इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि ये इसी तरह से लिखे जाते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे आप देखेंगे कि ये हिंदी स्पेलिंग है बेसिकली हमारे पास, यानी एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आप इसे यहाँ पे इग्नोर आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड स्पेसिफिकली हमारे डाटाबेस में अवेलेबल नहीं होता है। यानी जो इसका डाटाबेस है वहाँ पे कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप आसानी से इस वर्ड को यहाँ पे दूसरे वर्ड से चेंज कर सकते हैं। अगली सेकेंड ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे रिसर्च का, और रिसर्च के माध्यम से आप यहाँ पे रेफरेंस बुक में अपने डाटा को आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब रेफरेंस बुक बेसिकली क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे से सर्च, मैंने वर्ड सिलेक्ट करा, रिसर्च पे गए हम, यहाँ पर आपके पास रेफरेंस बुक अवेलेबल होती है। जैसे मान लीजिए आपको इसको कोई डायरेक्टरी में सर्च करना है, कोई डिक्शनरी में सर्च करना चाहते हैं, आप उसको फ्रेंच लैंग्वेज में सर्च करना चाहते हैं, स्पेनिश में सर्च करना चाहते हैं, तो आप आसानी से यहाँ पे उस स्पेसिफिक वर्ड पे क्लिक कीजिए। आपके पास उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, जिससे आसानी से आप उस वर्ड को किसी दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज अ ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढना। ट्रेजर के माध्यम से आप यहाँ पे किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे किसी भी वर्ड से उस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड सर्च करा, तो उसके रेफरेंस वर्ड यानी उसके पर्यायवाची सिनोनिम्स हमारे पास क्या अवेलेबल हैं वो हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। और राइट क्लिक करने के बाद आप उस वर्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं या फिर कॉपी करके रख सकते हैं, जिसे आप बाद में पेस्ट कर दें, या फिर आप उस वर्ड को यहाँ पे सर्चिंग में भी डाल सकते हैं, यानी लुकअप में आप उस वर्ड को आसानी से यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों जो मैं अगला ऑप्शन अवेलेबल है वो है लैंग्वेजेस का। अब दोस्तों लैंग्वेजेस में यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो लैंग्वेज है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी लैंग्वेज है वो सेट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेट प्रूफ लैंग्वेज या लैंग्वेज प्रेफरेंस, तो यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस में क्लिक करके यहाँ पे आपको कैसा रखना है। अभी जो है जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो है US इंग्लिश, और यहाँ पे हिंदी भी इनेबल्ड है ना दोस्तों। तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को, जो भी आपकी प्रूफिंग लैंग्वेज है या जिस भी लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो है ट्रांसलेट का। मान लीजिए आपको अपना कंटेंट ट्रांसलेट करना है, तो आप सबसे पहले इस कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट पे गए, और यहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसलेट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ पे एक अगला ऑप्शन है मिनी ट्रांसलेटर हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरी सेकंड लैंग्वेज है वो मैंने यहाँ पे हिंदी सेट की हुई है, इसलिए यहाँ पे मिनी ट्रांसलेटर यहाँ पे बता रहा है। और अगर यहाँ पे ट्रांसलेट द सेलेक्ट टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक जो भी मैंने सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट करी है वो यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सर्च कर रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड, यहाँ पे ट्रांसलेट पूरा यहाँ पे इंग्लिश टू फ्रेंच दिया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको हिंदी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पूरी हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी, ठीक है। और इसको अगर इंसर्ट करना हो तो आप इस ऑप्शन से यहाँ से इंसर्ट से जो भी कंटेंट है आपका जो ट्रांसलेट हुआ है उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों इसके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका यहाँ पे नेट ऑन होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट यहाँ पे ऑन नहीं है तो यहाँ पे आप अपनी स्लाइड्स के जो भी मैटर है या जो भी आपने कंटेंट लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर वो कभी भी ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा लैंग्वेज ग्रुप। चलिए अब अगले ग्रुप पे चलते हैं, कमेंट के ऊपर। अब दोस्तों जो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है कमेंट्स का। तो कमेंट्स एक्चुअली होते क्या है, तो दोस्तों कहीं भी आप किसी भी जो भी आपने लिखा हुआ है, अगर उसको आप कुछ पर्टिकुलर उसको नोट देना चाहते हैं तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर यहाँ पे प्रोग्राम दैट एक्ट्स ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर मुझे कमेंट करना है, तो आप यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी कमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे कमेंट आ गई, यहाँ पे स्टार्ट द कन्वर्सेशन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे आप अपना कमेंट लिख सकते हैं और यहाँ पे आप इसको ओके कर सकते हैं। ये आपने किया, ये यहाँ पे कमेंट आपका बन जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ गया, इधर लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे ये 1 कमेंट आपने दिया हुआ है। मान लीजिए मुझे यहाँ सेकंड कमेंट देना है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपने अगला कमेंट जो भी ले लिया, और कंट्रोल
इंटर से या फिर ये प्ले बटन से आप यहाँ पे कमेंट को दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कमेंट आपकी हो गई हैं। अब सेकंड स्लाइड में मान लीजिए आप कमेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे भी आप कमेंट देना चाहते हैं, और यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे, न्यू कमेंट यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं। फिर इसको प्ले मतलब इसको देने के लिए आपको प्ले बटन क्लिक करना पड़ेगा या कंट्रोल प्लस इंटर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ये कमेंट हो गया। अब दोस्तों जो कमेंट्स आपने दिए हैं वो आप अगर देखना चाहते हैं कि भाई मैंने नेक्स्ट कमेंट कहाँ पे दिया है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं, ये कमेंट आ गया, और कमेंट आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो साइड में आपका दिया हुआ उस पर शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट कमेंट देखना चाहते हैं, नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं। आपको प्रीवियस कमेंट देखना है, प्रीवियस कमेंट से इस बटन से प्रीवियस कमेंट्स देख सकते हैं, जो भी प्रीवियस कमेंट्स आपने दिए हुए हैं। अगर कमेंट्स को आपको डिलीट करना है पर्टिकुलर, तो अभी ये जो है सिलेक्टेड कमेंट है, इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ये कमेंट डिलीट हो गया। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया, इसको डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ डिलीट ऑल कमेंट्स इन दिस प्रेजेंटेशन, तो जितने भी प्रेजेंटेशन में आपने कमेंट दिए वो सभी डिलीट हो जाएंगे। इसके ऊपर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिलीट ऑल कमेंट्स ऑन द स्लाइड, तो पर्टिकुलर किसी एक स्लाइड के अंदर अगर आपको सारे कमेंट को डिलीट करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, और पर्टिकुलर किसी एक कमेंट को सिलेक्ट करना है, किसी एक कमेंट को डिलीट करना है तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप कमेंट दे सकते हैं, कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, कमेंट को एडिट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। दोस्तों अब जो अगला ऑप्शन है वो है कंपेयर का। तो कंपेयर में क्या होता है, हम दो स्लाइड्स दो जो हमारे प्रेजेंटेशंस हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं। अब दोस्तों कंपेयर अगर मुझे 2 प्रेजेंटेशन को करना है तो लगभग दोनों प्रेजेंटेशन मेरे सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 प्रेजेंटेशन बना लिए हैं, एक का नाम है माई शो, दूसरे का नाम है माई शो 1। यहाँ पे ये माई शो है और यहाँ पे माई शो 1 है। लगभग ये यहाँ पर दोनों सेम प्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। तो चलिए अब हम कंपेयर सीखते हैं किस तरह से हम 2 स्लाइड्स को 2 प्रेजेंटेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं। अब दोस्तों जब भी मैं कंपेयर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो ऑप्शन खोल देता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ फाइल टू मर्ज विद करेंट प्रेजेंटेशन, मतलब हमको वो प्रेजेंटेशन चूज़ करना पड़ेगा जिसके साथ हमको इसको कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, अब ये माई शो 1 खुला हुआ है मेरा, मैं यहाँ पे इसको माई शो को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करूँगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे रिवीजन पैनल खुल जाएगी साइड में, और यहाँ पे स्लाइड्स आ जाएंगी। रिवीजन पैनल खुल जाएगा, रिव्यू पैनल भी बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पे डिटेल्स में हमको बता देगा कि यहाँ पे शेप में इस तरह से अंतर है। अब दोस्तों देखिए यहाँ जो रिवीजन पैनल है या रिव्यू पैनल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्लाइड चेंजेस। तो अब यहाँ पे स्लाइड चेंजेस में पहली स्लाइड में बता रहा है यहाँ पे गूगल शेप, यहाँ पे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये प्रोग्राम, यहाँ पे क्या बता रहा है, इंसर्टेड टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट विच इज़ अ यूज़र टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे ये कंटेंट नहीं है, वो ये बता रहा है कि ये कंटेंट दूसरी वाली स्लाइड में आपके अवेलेबल है। मतलब पहली वाली स्लाइड में कंटेंट है लेकिन इस स्लाइड में कंटेंट नहीं है। इसी तरह से हम जब थर्ड स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो टेक्स्ट प्लेस होल्डर बता रहा है। यहाँ पे जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो मेरे को यहाँ पे कमेंट के रूप में बता देगा कि यहाँ पे मोर देन OS कंबाइंड इंस्टॉल्ड, मतलब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको इंसर्ट भी कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ, ये देखिए। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड बता है इंसर्टेड मोबाइल मोस्ट पॉपुलर OS, यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। मतलब मैं जान सकता हूँ कि जो पहली स्लाइड जिससे मेरी स्लाइड कंपेयर हो रही है कहाँ पे उसमें चेंजेस है। इस तरीके से हम यहाँ पे जो स्लाइड्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे फोर्थ स्लाइड में भी यहाँ पे बता रहा है, 3 चीज़ें बता रहा है, साइज़ एंड पोजीशन। जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे साइज़ एंड पोजीशन का ऑप्शन ऑन हो जाता है कि यहाँ पे जो है या जो नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्लाइड्स को और 2 प्रेजेंटेशंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों रिवीजन पैनल को बंद करने के लिए यहाँ पे मेरे पास क्लोज़ का साइन होता है, यहाँ पे मैं क्लोज़ कर सकता हूँ। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पे 2 चीज़ें ऑन हो जाती हैं, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस। अगर मेरे को ये सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट चेंज या फिर एक्सेप्ट चेंज टू दिस स्लाइड या एक्सेप्ट चेंज टू द प्रेजेंटेशन, अगर मैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू द प्रेजेंटेशन करूँगा
तो जितने भी चेंजेस वहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में हैं या जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो सारे चेंजेस मेरे स्लाइड में हो जाएंगे। अगर पर्टिकुलर एक स्लाइड में आपको चेंज करना है तो एक्सेप्ट ऑल चेंज टू दिस स्लाइड आप इसका चूज़ करेंगे। और मान लीजिए कोई अगर आपको सिर्फ एक सिंगल चेंज करना है तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट चेंज करेंगे, जिससे पर्टिकुलर एक ही चेंज यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो दोस्तों ये तो रही एक्सेप्ट की बात कि हम यहाँ पे चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको वो चेंजेस जो कंपेयर किया हुआ है फाइल उसमें वो चेंजेस नहीं चाहिए, तो यहाँ पर रिजेक्ट ऑल चेंजेस टू द प्रेजेंटेशन ये ऑप्शन आपका ऑन है। इसको आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके चेंजेस होने वाले हैं या जो भी आप रिजेक्ट करने वाले हैं वो सारे चेंजेस रिजेक्ट हो जाएंगे और आप वापस अपनी ओरिजिनल स्लाइड पे, ओरिजिनल स्लाइड की जो भी आपकी ओरिजिनल कंडीशन जो भी आपके प्रेजेंटेशन की थी वहाँ पहुँच जाओगे। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे अगर आपको देखना है कि अगला चेंज कहाँ पे हुआ तो आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं तो यहाँ बता देगा अगला चेंज इस पे हुआ। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे जा सकते हैं तो यहाँ पे ये बता देगा, फिर नेक्स्ट पे जा सकते हैं तो ये बता देगा, और प्रीवियस पे जाएंगे तो पुराने जो भी चेंजेस है वो आपको बता देगा। मतलब चेंजेस जहाँ जहाँ पे हैं उनको अगर आपको प्रीवियस और नेक्स्ट करके आप उनको देख सकते हैं कि प्रीवियस में क्या चेंजेस हुए थे, मतलब प्रीवियस पुरानी वाली स्लाइड में क्या चेंजेस हैं या नेक्स्ट जो चेंज है वो कहाँ पे आया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो है आप यहाँ पे उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका है कि किस तरह से आपको दो प्रेजेंटेशंस को कंपेयर करना है। एंड रिव्यू से पूरा रिव्यू ख़त्म हो जाएगा, आप अपनी कंडीशन पे जो ओरिजिनल स्लाइड है उस पर आप पहुँच जाएंगे और ये आपका यहाँ पर ये रिव्यू बंद हो गया। तो दोस्तों ये था मेरा स्लाइड का कंपैरिजन, प्रेजेंटेशन का कंपैरिजन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन या जो नेक्स्ट टैब हमारे पास अवेलेबल होता है दैट्स अ व्यू टैब। व्यू की मदद से आप अपने ओवरऑल डाटा को यहाँ पे किन फॉर्मेशंस में देखना चाहते हैं, किस तरह प्रिंट करना चाहते हैं, आप उन्हें शो किस तरह से करना चाहते हैं, ये सारे फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आप जो वर्किंग करते हैं वो नॉर्मल व्यू में करते हैं। नॉर्मल व्यू के माध्यम से आप आसानी से अपनी स्लाइड्स को यहाँ पे देख सकते हैं, यानी जो वर्किंग होती है वो यूजुअली नॉर्मल व्यू में ही की जाती है। सेकेंड इज अ स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू की मदद से आपको आपके जितने भी आपने यहाँ पे सेक्शंस बनाए होते हैं वो सभी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आपने किसी स्लाइड में रिकॉर्डिंग करी है, किन स्लाइड्स में एनिमेशन डला है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज अ नोट्स पेज। यहाँ पे आप अपने स्लाइड्स में जो भी नोट्स लगाना चाहें आप आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी कंटेंट आप लिखना चाहें वो सेम कंटेंट आपको आपके जो मेन स्लाइड्स हैं यानी नॉर्मल व्यू है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है रीडिंग व्यू का। यहाँ पर आप आसानी से अपनी स्लाइड्स को रीडिंग फॉर्मेशन में देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, किस तरह से उसके अंदर इफेक्ट है, आपको वन बाय वन आप क्लिक करके उस कंटेंट को यहाँ पर आसानी से इस तरह से अवेलेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे जो अवेलेबल होता है दैट्स इन अ स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर व्यू की मदद से आप अपने ओवरऑल कंटेंट में यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो मेन स्लाइड है मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर यहाँ पे वो बोल्ड हो, उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो। जैसे मुझे यहाँ पे उसमें अंडरलाइन नहीं रखना है बट और मैं यहाँ पे उसको इटैलिक रखना चाहती हूँ, मैं उसे यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड रखना चाहती हूँ। या फिर जो मेरी स्लाइड से मुझे उनके फॉर्मेशन में कोई चेंजेस करना है यानी उसकी ब्रीथिंग वगैरह में मैं यहाँ पे चेंजेस करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। मुझे यहाँ पे भी अगर मेरी जो हेडिंग्स वगैरह इन स्लाइड के पैटर्न में भी अगर मैं कोई चेंजेस रखना चाहूँ तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। यानी बेसिकली जो आपकी मेन स्लाइड्स होती हैं उनका मास्टर यहाँ पर अवेलेबल है। उन मास्टर्स में जो भी चेंजेस आप करते हैं, जो भी अपडेट आप करते हैं, एज इट इज़ चेंजेस और एज इट इज़ अपडेट आपको आपके मेन स्लाइड्स में भी देखने को आसानी से मिल जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे इस फंक्शन को क्लोज करेंगे आपके पास जो भी आपका कंटेंट है, देखिए जैसे यहाँ से हेडिंग ऑटोमेटिक में जो भी मेरी बोल्ड इटैलिक होगी वो यहाँ पे रिमूव हो गई है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फंक्शन इस तरह से वर्किंग करते हैं। इवन आपके जो स्लाइड्स है अगर आपने उनके कोई भी फॉर्मेशन में चेंजेस करे होंगे तो वो सेम फॉर्मेशन चेंजेस आपको आपके मेन यहाँ पे जो न्यू स्लाइड्स का डाटा अवेलेबल है वहाँ पर भी आपको वो अपडेट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज अ हैंडआउट मास्टर। हैंडआउट मास्टर की मदद से आप यहाँ पे एक पेज पे कितनी स्लाइड्स प्रिंट करना चाहते हैं वो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड वगैरह कैसा रखना चाहते हैं वो आप सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने प्रिंटिंग पेज का सेटअप कर सकते हैं। हैंडआउट आपको किस फॉर्मेशन में चाहिए, लैंडस्केप चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, आप
लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए, आप उसे यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास ओरिएंटेशन अवेलेबल होता है। इसके बाद स्लाइड का ओरिएंटेशन भी अवेलेबल होता है। स्लाइड आपको कैसे प्रिंट करानी है, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, आप उसे यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पे हेडर रखना चाहते हैं, फुटर रखना चाहते हैं या नहीं, थीम्स अगर आपको एप्लीकेबल करना चाहें तो आप इन सभी फंक्शंस का यहाँ पे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में P का यूज़ कर रही हूँ फॉर प्रिंटिंग कमांड। अब मेरे से यहाँ पे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे एक पेज पे कितनी स्लाइड्स प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेज पे मुझे यहाँ पे मेरी 3 स्लाइड्स प्रिंट करना है, तो आप देख सकते हैं कि अभी जो इंडिविजुअल मेरे पास 6 स्लाइड्स या फिर 9 स्लाइड्स के जो अवेलेबल थी वो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट प्रिंटिंग पेज में 3 स्लाइड्स में ही अवेलेबल हो जाएगी। यानी डाटा अगर बहुत ज़्यादा लेंदी है तो आप आसानी से उसे कम पेजेस में यहाँ पर प्रिंट करके दे सकते हैं। जैसा होता है कि अगर मान लीजिए बहुत बड़े लेवल पे प्रेजेंटेशंस वगैरह हो रही हैं और आपकी जो स्लाइड्स हैं आपको उसको पर्टिकुलर हर पर्सन को यहाँ पे प्रिंट करके देना है, तो अगर 50 to 60 पेजेस हैं तो हम उनको इतने 50 to 60 पेजेस नहीं प्रिंट किए जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं कि एक पेज में कम से कम हमारा जो पेजेस है उसके अंदर हमारी जो स्लाइड्स है उन्हें आसानी से यहाँ पर प्रिंट किया जा सके। नेक्स्ट ऑप्शन हम होता है हमारे पास नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर का मतलब होता है जो हम हमारी स्लाइड में नोट्स लगाते हैं आप उन्हें भी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आपको पेज का सेटअप कैसा रखना है। इसके बाद आप नोट्स जो आपके शो होंगे वो कैसे होंगे, पोर्ट्रेट फॉर्मेशन में होंगे या लैंडस्केप होंगे, स्लाइड आपको कैसी देखनी है, इसमें भी अगर आप हेडर फुटर वगैरह अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर बैकग्राउंड भी आप अप्लाई करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगेन हम कंट्रोल के साथ में यहाँ पे P फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास नोट्स पेज अवेलेबल होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी स्लाइड पे मेरे पास यहाँ पे कमेंट लगे हुए होंगे वो कमेंट मुझे यहाँ पे नीचे स्लाइड में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और आसानी से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जिन भी स्लाइड्स में कमेंट लगे थे वो सारे कमेंट्स भी हम यहाँ पर आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है रूलर। आपको यहाँ पे रूलर देखना है या नहीं, ग्रिड लाइंस हमें यहाँ पर देखना है या नहीं, गाइड हमें यहाँ पे देखना है, यानी हमें हमारे स्लाइड का सेंटर पॉइंट यदि यहाँ पर देखना है तो हम आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज जूम, कितने % आपको अपनी स्लाइड्स यहाँ पे जूम करनी है, आप आसानी से जूम कर सकते हैं। फिट टू विंडो, वापस आपको अपनी स्लाइड्स विंडो पे फिट करनी है तो आप कर सकते हैं। कलर स्केल, अभी जो हमारी स्लाइड्स हैं बेसिकली कलर फॉर्मेशन में अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें यहाँ पे ग्रे में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्मेशन में लाना चाहते हैं तो आप आसानी से अपनी स्लाइड्स को यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेशन में भी लेकर आ सकते हैं। न्यू विंडो, किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट विंडो जनरेट करना, यानी वहाँ पर जो हमारे पास स्लाइड्स अवेलेबल थी एज इट इज स्लाइड्स हमारे पास यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाएंगी, यानी बिल्कुल डिक्टो विंडो आप अगर यहाँ पे अरेंज करना चाहें तो आप आसानी से यहाँ पे उन्हें भी अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अरेंज ऑल, जो भी आपके यहाँ पे स्लाइड्स ओपन है आप उन्हें इस तरह से साइड बाय साइड ओपन करके देख सकते हैं, यानी जब आप 2 स्लाइड्स पे एक साथ वर्किंग कर रहे हैं या फिर आप फर्स्ट स्लाइड से सेकंड स्लाइड पे कुछ कंटेंट यहाँ पर अगर सिमिलैरिटी के साथ रख रहे हैं तो आप आसानी से इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप वापस ऐसे विंडो फिट करेंगे आपकी जो स्लाइड है वो वापस से आपको उसी फॉर्मेशन में देखने को मिल जाएगी। केस्केड यानी आपकी जो स्लाइड है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी, जैसे स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हैं कि आपके पास जो भी स्लाइड्स हैं वो कुछ इस तरह से आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट इज अ मूव स्प्लिट। मूव स्प्लिट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपसे कभी गलती से ये पैनल हमारा यहाँ पर रिमूव हो जाता है, यानी जो नोट्स पेज है और जो हमारे पास लास्ट में यहाँ पर कमेंट्स का जो सेशन दिया हुआ रहता है, यदि बाय चांस ही हमसे कभी रिमूव हो गया है, कोई भी रीज़न से हट गया है, तो इसे वापस रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे मूव स्प्लिट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने सिस्टम से की जो आपके पास नेविगेशन बटन होना है आप जैसे ही क्लिक करेंगे आसानी से वापस आपके पास जो कॉन्टेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज अ स्विच विंडोज़, जो भी विंडोज़ आपने यहाँ पे ओपन करी हैं आप उनके बीच में यहाँ पे इस तरह से आसानी से स्विचिंग कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ अ मैक्रो, अगर आपको यहाँ पे अपना कोई भी विजुअल बेसिक का कोड वगैरह रन करना है, कोई भी ग्राफिकल कोड अगर आप रन करना चाहें तो आप आसानी से यहाँ पे मैक्रो की सहायता से उसे भी रन करा सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पावर पॉइंट के रिकॉर्ड मेनू के बारे में। तो दोस्तों रिकॉर्ड में एक्चुअली है क्या कि हम लोग वीडियोस को रिकॉर्ड करके अपने स्लाइड्स के ऊपर ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं, अपने
प्रेजेंटेशन को एज ए वीडियो सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस मेनू में। तो दोस्तों चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे आपको लेके चलता हूँ रिकॉर्ड मेनू के ऊपर। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रिकॉर्ड मेनू के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ रिकॉर्ड मेनू के ऊपर और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम लोग वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है रिकॉर्ड का। तो दोस्तों रिकॉर्ड के अंदर दो चीज़ें हैं, फ्रॉम द करंट स्लाइड और फ्रॉम द बिगिनिंग। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये कंफर्म करना है कि ये जो आपकी रिकॉर्डिंग चालू होगी वो आप करंट स्लाइड से करेंगे या फिर आप बिगनिंग से करेंगे। तो करंट स्लाइड में एक्चुअली क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप थर्ड स्लाइड पे हैं तो वहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। अगर आपको रिकॉर्डिंग फ्रॉम द बिगनिंग चालू करनी है तो यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे चाहे करंट स्लाइड को सिलेक्ट करूँ या यहाँ पे बिगनिंग को सिलेक्ट करूँ, दोनों ही जगह मेरा यहाँ पे सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे मेरा पहला स्लाइड ही सिलेक्टेड है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ किस तरह से आपकी रिकॉर्डिंग होती है। तो आपने यहाँ पे पहला स्लाइड सेलेक्ट किया और यहाँ पे रिकॉर्ड किया और यहाँ पे बिगनिंग को स्टार्ट कर दिया, ये आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो गई। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड में क्या है, यहाँ पे जैसे ये जो रेड बटन आपका दिया हुआ है ये रिकॉर्ड के लिए दिया हुआ है। मैं जब यहाँ पे रिकॉर्ड को प्रेस करूँगा यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पे कितनी स्लाइड्स बता रहा है, 1 to 4 स्लाइड्स बता रहा है। हर स्लाइड पे आप जो भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। आप आराम से रिकॉर्डिंग कीजिए। ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हर स्लाइड के ऊपर सेव होती चली जाएगी। यहाँ पे आपका माइक्रोफोन के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैमरा ऑन या ऑफ का ऑप्शन है। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। चाहे तो आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं, चाहे तो कैमरा आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेज़र पॉइंटर को ले सकते हैं। लेज़र पॉइंटर को यहाँ से आप पेन ले सकते हैं, यहाँ से आप जो है हाइलाइटर ले सकते हैं, ये आपकी रेज़र है। अब दोस्तों अभी मैं रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से रिकॉर्ड होता है। जैसे मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया तो ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे मेरी स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे दो रिकॉर्डिंग चल रही है, एक तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, दूसरी आपकी पावर पॉइंट की रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी मैं यहाँ पे ये कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। ये कैमरा ऑफ हो गया। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लेज़र ले रहा हूँ, ये लेज़र रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे मैंने पेन ले लिया, ये पेन रिकॉर्ड हो रहा है। और ये आपका यहाँ पे हाइलाइटर ले लिया, ये हाइलाइटर रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे हाइलाइटर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, पेन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई आपकी फर्स्ट स्लाइड की रिकॉर्डिंग। यहाँ पे 28 सेकंड आपकी फर्स्ट स्लाइड पर रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ये देखिए नीचे टाइमिंग भी बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड की रिकॉर्डिंग है। ये मैंने हाईलाइटर ले लिया, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, ये मैंने हाईलाइटर का दूसरा कलर चेंज कर दिया। ये मेरा रिकॉर्डिंग हो गया सेकंड स्लाइड पे 9 स्लाइड्स का, टोटल रिकॉर्डिंग होगी 45 की। अब दोस्तों यहाँ पे अगली स्लाइड आ गई इस तरह से, फिर यहाँ पे अगली स्लाइड आ गई। इस तरीके से मैं यहाँ पे हर स्लाइड के ऊपर रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे जो भी आपने नोट्स दिए हैं उन नोट्स का आप यहाँ पे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का आप साइज़ यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट का साइज़ जो है उसका साइज़ को छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बंद करता हूँ तो जितनी भी रिकॉर्डिंग है ये क्लियर एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है, मतलब यहाँ से रिकॉर्डिंग से अपन बाहर निकल जाएंगे। ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपका माइक्रोफोन और कैमरा आपका कौन सा है, ठीक है। अब ये तो आपका रिकॉर्डिंग का पूरा मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे 1 मिनट 20 सेकंड की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ, चाहे तो पॉज कर सकता हूँ। तो पॉज में तो एक्चुअली होगा क्या कि रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी और स्टॉप रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जब मैं क्लियर रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्लियर रिकॉर्डिंग फ्रॉम द करंट स्लाइड या क्लियर रिकॉर्डिंग फ्रॉम द ऑल स्लाइड्स। अब सबसे पहले तो अपन को ये जानना है कि जो रिकॉर्डिंग हुई है, जो भी मैंने रिकॉर्डिंग करी है हर स्लाइड के ऊपर हुई है, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे डिस्प्ले होंगी जब भी आप अपना पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन प्ले करेंगे। तो सबसे पहले तो उसको मिनिमाइज़ करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों के बारे में। अब देखिए यहाँ पे मैंने एस्केप कर दिया। देखिए अब जब मैं पावर पॉइंट पर स्लाइड पे शो कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये दिखा रहा है और यहाँ पे ये पूरा स्लाइड का ये दिखा रहा है, ठीक है। सेकंड स्लाइड पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। यहाँ पे थर्ड स्लाइड पे आता हूँ तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। यहाँ पे फोर्थ पे आता हूँ तो रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। अब जैसे मैं ये तो मेरी रिकॉर्डिंग हर स्लाइड पे सेव हो चुकी है। जो भी मैंने बोला माइक से वो भी रिकॉर्ड हो चुका है। जो मैंने यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ किया, जो पेन का यूज़ किया वो भी रिकॉर्ड हो चुका है।
अब अगर मैं इसका पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन करता हूँ, पावर पॉइंट को मैं प्रेजेंट करता हूँ, स्लाइड शो करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जो है स्लाइड शो चालू हो चुका है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे स्लाइड्स के ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग्स को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है रिकॉर्ड हो चुकी है, स्लाइड पे वही रिकॉर्डिंग आपकी चलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे अपने पावर पॉइंट के अंदर हर स्लाइड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है स्क्रीनशॉट का। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पे जो है स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप इसको पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्रीन क्लिपिंग के लिए यहाँ पे ये बता देगा। अब जो भी आपको स्क्रीन क्लिप करना है या जो भी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है वो आप स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हैं और ये डायरेक्ट स्क्रीनशॉट आपके पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। अब फिर आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ये पिक्चर फॉर्मेट का आपका ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पे आप इसके कलर वगैरह सेट कर सकते हैं, जो भी कुछ करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। ये फॉर्मेट ऑप्शन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर आपको ये फॉर्मेट ऑप्शन दोबारा समझना है तो आप प्लीज़ मेरे इंसर्ट मेनू पे चले जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये तो था हमने किस तरह से स्क्रीनशॉट लिया। अब दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो है ऑटो प्ले मीडिया का। अब दोस्तों ऑटो प्ले मीडिया का क्या ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आपको इस स्लाइड के अंदर कोई वीडियो डालना है या कोई ऑडियो डालना है या कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ ऑडियो के बारे में। जैसे यहाँ पे ऑडियो लिया मैंने, ऑडियो फ्रॉम ऑन माई पीसी और रिकॉर्ड साउंड। तो आप चाहें तो माइक से साउंड को रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हैं या कोई साउंड अगर आपके सिस्टम पे पड़ा हुआ है तो वो भी आप इसको ले सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ऑडियो ऑन माई पीसी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब मेरे पास यहाँ पे जो है म्यूज़िक के अंदर देख लेता हूँ या फिर मेरे पास यहाँ पे एफ कॉलन के अंदर कुछ साउंड्स पड़े हुए हैं तो मैं उनको ही लेके आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर जो है अपने ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं वीडियो इंसर्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को इंसर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा अपने रिकॉर्ड मोड के ऊपर। और रिकॉर्ड मोड के ऊपर मैं जब मैं वीडियो क्लिक करता हूँ तो वापस मेरे पास ये ऑप्शन खुल जाते हैं, डेस्कटॉप खुल जाता है। अब यहाँ पे मुझे अगर मान लीजिए कोई वीडियो इंसर्ट करना हो तो मैं यहाँ पे एक वीडियो पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वीडियो मेरी इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो है ये था, इस तरह से हम लोग यहाँ पे वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं ऑडियो वीडियो को इंसर्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लेबैक का ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ से आप अपने वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। बैकग्राउंड में प्ले करना है वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो को ट्रिम फैड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये आपके इस ऑडियो से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अगर आप वीडियो पे जाते हैं तो वीडियो फॉर्मेट पे जब आप आते हैं तो वीडियो फॉर्मेट में भी आप यहाँ पे इसके करेक्शंस वगैरह कर सकते हैं, वीडियो स्टाइल्स, वीडियो शेप्स ले सकते हैं। ठीक है, इसको कहाँ रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेबैक में भी इसमें आप जो भी अगर बुक मार्क ऐड करना चाहते हैं, वीडियो को ट्रिम करना चाहते हैं, मतलब काटना चाहते हैं, वीडियो को फेड करना चाहते हैं, वॉल्यूम को अप डाउन करना चाहते हैं, हाई रखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें रखना चाहते हैं। लूप अंटिल स्टॉप्ड, अगर आप चाहते हैं कि जब तक आपकी स्लाइड बंद ना हो, जब तक ये आपका चलता रहे, तो लूप अंटिल स्टॉप भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैप्शन आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड मेनू के साथ। अब दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। अब मान लीजिए ना तो आपको ऑडियो इंसर्ट करना है ना आपको वीडियो इंसर्ट करना है, आप चाहते हैं कि मैं खुद की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूं वही इंसर्ट हो जाए, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे अभी रिकॉर्ड नहीं आया है। अभी आप जैसे मान लीजिए ये वाला यहाँ पे आप रिकॉर्ड को, ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे रिकॉर्ड पे बटन स्टार्ट कर दिया। अब देखिए ये जो है ये रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट हो गई है। मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगा वो सारा काम यहाँ पे आपका जो है रिकॉर्ड हो रहा है। दोस्तों इसको बंद करने के लिए शिफ्ट विंडोज़ की बटन प्लस शिफ्ट प्लस क्यू का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बटन दबा रहा हूँ। देखिए ये रिकॉर्डिंग जो मैंने की थी वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे मेरी स्लाइड पे आ चुकी है। अब इस रिकॉर्डिंग को मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे इसको प्ले कर देता हूँ।
तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, ये जो है रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मैंने करी है वो आपके सामने यहाँ पे इस पे आ चुकी है। और ये रिकॉर्डिंग जो है ये आपको सब जब आप स्लाइड शो करेंगे ना, तब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे मान लीजिए मैं इसी स्लाइड को अगर स्लाइड शो करता हूँ तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे दोनों रिकॉर्डिंग है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और यहाँ पे ये जो अपन ने रिकॉर्डिंग करी थी पावर पॉइंट में वो है। तो इस तरीके से हम लोग अपने स्लाइड शो के अंदर स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहें तो हम अपने कैमरे से पूरा शो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो दोस्तों आज हम लोग ने सीखा किस तरह से हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, किस तरह से वीडियोस को रिकॉर्ड करके डालते हैं, किस तरह से हम ऑडियो वीडियो को इंसर्ट करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। अब लास्ट ऑप्शन है सेव का। तो दोस्तों इस सेव के अंदर दो चीज़ें हमको देखने के लिए मिल जाती हैं, एक तो मिलता है कि सेव एज शो और दूसरा मिलता है एक्सपोर्ट टू वीडियो। तो दोस्तों सेव एज शो में क्या होगा कि जो भी आपने यहाँ पे जो भी आपकी स्लाइड्स हैं ये एज ए शो में कन्वर्ट हो जाएंगी और यहाँ पे आपको पावर पॉइंट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक्चुअली करना क्या है, जैसे आपको यहाँ पे सेव एज शो पे आपने क्लिक किया तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक डेस्कटॉप पे माई शो के नाम से या जो भी आप शो पे सेव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सेव हो गया। अब ये डेस्कटॉप पे सेव किया है तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है ये माई शो के नाम से आ गया। अब एक्चुअली है क्या, यहाँ पे आप जब भी डबल क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट को पावर पॉइंट आपका ओपन नहीं होगा, डायरेक्ट आपका स्लाइड शो चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपका डायरेक्ट स्लाइड शो चालू हो जाएगा, पावर पॉइंट ओपन नहीं होगा। ये आपका स्लाइड शो चालू हो गया। तो ये था, इस तरीके से आप अपने शो को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए ये रिकॉर्ड ऑप्शन के अंदर थे अपन लोग, तो अपन लोगों ने यहाँ पे अभी, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये तो शो तो आपको समझ में आ गया कि आप लोग किस तरह से अपने पावर पॉइंट के शो को सेव करेंगे। अब दोस्तों अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू वीडियो। अगर मान लीजिए सारी चीज़ें आपको वीडियो में एक्सपोर्ट करनी है तो आप सिर्फ एक्सपोर्ट टू वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप अल्ट्रा एचडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं वीडियो को, कि फुल एचडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एचडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जितना आप हाई रेजोल्यूशन में जाएंगे उतना आपको समय ज़्यादा लगेगा, उतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड से कन्वर्ट करके बता देता हूँ। और यहाँ पे जो भी है यूज़ रिकॉर्डेड टाइमिंग एंड नरेशन, बस यहाँ पे आपको आके क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये आपका वीडियो यहाँ पे सबसे पहले तो नाम पूछेगा, यहाँ पे नाम आपने सेव किया। अब फिर करना क्या है, ये ऑटोमेटिक ये देखिए यहाँ पे वीडियो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। और दोस्तों 10 मिनट अपन वेट करते हैं, ये ऑटोमेटिक ये आपका वीडियो यहाँ पे बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, वो वीडियो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, ये माई शो के नाम से यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्डिंग, ये माई शो के नाम से पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है और उस वीडियो को आप यहाँ पे कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी लिख के जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना रिकॉर्ड मेनू और मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।